अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि सभी मुगल्स के अंदर अगर किसी को भी आप टॉप प्रायोरिटी पे बिठाना चाहेंगे तो वो अकबर ही है और बहुत लंबे समय तक मोहम्मद आप देखो 63 साल की उम्र तक ये भोग के गया है इतना लंबा, और 63 की उम्र में लुढ़क रहा है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत लंबा राज 49 ईयर्स या 50 साल का मोहम्मद राज जो है करके गया, बहुत ही अर्ली एज में जो है सिंहासन पे बैठ गया था। तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी और इसने कौन-कौन से युद्ध लड़े हैं, ट्रीटीज कौन-कौन सी की हैं, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या-क्या निर्माण करवाया है, और इसके अलावा इसके कार्यकाल के अंदर बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी गई हैं, उनका भी हम बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर साल यहां से अकबर से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा चाहता है पीडीएफ को लेना तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये फ्री कोर्स के सेक्शन में एसएससी सीजीएल में जाएंगे, यहां से आप जो है हनुमान सीरीज के अंदर है ना, भगवान राम और हनुमान जी आपको जो है पार उतारा करेंगे। ये जो है इसी नाम से हमने हनुमान सीरीज चलाई है, इसी इतनी ज्यादा मेहनत जो है ना मेरे को करनी पड़ रही है, इतना आसान यहाँ पे आपको हर टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में आप तो ये लगा लेना यहाँ से अच्छा जितने भी बुक्स वाले बच्चे हैं मेरे को व्हाट्सएप कर दो 7009754930 पे। आपका जो है मैं रात को आराम से बैठ के क्लास के बाद जो है आपका व्हाट्सएप चेक कर लूंगा और देख लूंगा जिसकी भी कोई इशू आ रखे हैं तो उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। मैक्सिमम बच्चों को रेक्टिफाई हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को किताब मिल भी चुकी है, ट्रैकिंग आईडी नहीं भी मिली थी तो भी किताब मिल गई है। तो अननेसेसरी की बार-बार स्पैम्स आप लोग मत कीजिए, ठीक है। कूपन कोड आपको कुछ नहीं करना, आप अगर बुक खरीद रहे हो तो आप पूरी डिटेल भरेंगे और एंड में जो कूपन कोड लग जाएगा और सेम कोर्स के अंदर जाएंगे तो वहां कूपन कोड डायरेक्ट दिखाई देगा, उस पे टिक कर देना हो जाएगा ना। तो जो बुक्स वाले बच्चे जितने भी कोई किसी 2-4 बच्चे हैं परेशान है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैक्सिमम लोग को हमने कर दिया सोल्यूशन, मत परेशान हो, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सारी चीजें देखूंगा, आप अननेसेसरी का स्पैम मत करना, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देखिए कि मैं आपको बाबर के बारे में बता चुका हूं और बाबर ने जो है भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत को हटा के और मुगल एम्पायर को खड़ा कर दिया और मुगल का जो है जनक किसी को बोलेंगे। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है, हुमायूं जो है पूरे एम्पायर को 4 भागों में बांटता है, अपने 4 भाइयों के बीच में हिंदल, अस्कारी और कौन सा एक कामरान और चौथा खुद हो गया। लेकिन अब वही बात है सेंट्रलाइज पावर मिसिंग है, जिसका फायदा जो है सूर्य डायनेस्टी वाले लोग उठाते हैं, तो शेरशाह सूरी जो है कब्जा कर लेता है, उसके बाद भागना पड़ता है। बट जब शेरशाह सूरी की डेथ होती है तो आकर हुमायूं जो है वापस से गद्दी पे बैठता है, जैसे तैसे करके अपना पूरा राजपाट चलाता है। वो वहां तक हमने देख लिया था। अब जो बात करने वाले हैं वो आज अकबर की करेंगे 1556 से 1605 के टाइम का, इसका अकबर का पूरा पीरियड है। और आप देखो कि अब जो अकबर की बात होने वाली है ना, इसके जन्म से पूरी लिंक मैं करता हूं आप लोगों को। आप देखिए जब शेरशाह सूरी हुमायूं को भगा देता है भारत से, है ना, कि भैया उसको फ्री करने पे यानी कि भागने पे मजबूर कर रहा है, तो हुमायूं किस तरफ जा रहा है, पर्शिया की तरफ जा रहा है, ईरान की तरफ जा रहा है ना। तो आप देखिए वो ईरान की तरफ है, ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में आप देखिए कि जब वो सिंध आता है रास्ते में, है ना, दिल्ली से होकर जब जा रहे तो रास्ते में सिंध जो आएगा, सिंध एक एरिया है ना, वहां पे आप सोचो अमरकोट वहीं पे था। तो अमरकोट में राजा वीर साल के महल में जो है वो हिंदू राजा है, वहां पे जो है अपनी बेगम हमीदा बानो को छोड़ के जाता है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वहां पे ऑब्वियस बात है कि अकबर का जन्म जो है वहीं पे होता है, वो राजा वीर साल के महलों के अंदर ही पला बड़ा है, वहीं पे खेला कूदा है। ये आपको समझना, यानी कि अकबर के अंदर बचपन से ही थोड़ा सा हिंदू कल्चर भी एक परंपरा जरूर गया है, आप देख ही पा रहे हैं आपके सामने, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आगे चलकर अकबर जो है थोड़ा सा हिंदू धर्म के लिए टॉलरेंट हमें जरूर दिखाई देता है एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। तो ये एक बात आपको माइंड में रखनी है। और हुमायूं जो है फिर वो आगे फारस में निकल जाता है, फिर आपको पता है कि वो वहां पे शिया भी बनता है, शिया धर्म को भी स्वीकार करता है, हालांकि होता सुन्नी है। तो फिर जो है वहां पे भी बेगम बना लेता है ना, आइटम है वो भी। तो वो पूरा भटकता रहता है, जैसे जैसे धक्के खाता रहता है और फिर वापस आता है, फिर हमला करता है, दिल्ली के ऊपर काबिज होता है। तो इस तरीके से देखिए कि जब वो दिल्ली के ऊपर काबिज भी हो रहा है तो वो केवल 1 साल के लिए ही बैठता है, आपको पता है। उसके बाद तो वो मर जाता है ना, लाइब्रेरी के अंदर से वही लुढ़क के जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो सब हमें कहानी पता है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है कि उसी ड्यूरेशन में ना, ऐसा नहीं कि इसने अकबर को जो है यूं ही छोड़ रखा कि नहीं तुम कहीं कुछ मत करो, तुम खेलते कूदते रहो, ऐसा नहीं है। खेलने कूदने की उम्र नहीं रखी थी उसकी, उसको जो है कहीं ना कहीं आप सोचो कि एक रिस्पांसिबिलिटी दे दी थी। 8-9 साल का वो था, बहुत ज्यादा बड़ा भी था। तो आते हुए जो है उसको जब यहाँ से वापस आ रहा था फारस से, तो उसका नाम जो है अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसी ने रखा था हुमायूं ने। और उसको आप समझो कि पंजाब का जो एरिया आपको पड़ रहा है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ उसको जो है एक तरह से कमांड देकर गया था। वो एक नॉमिनल होती है, बोलने की बात होती है ना। अल्टीमेटली आपको पता है कि जो बैरम खान है वो बहुत ज्यादा जो है इनका वफादार रहा है और हुमायूं ने उसको खाने का टाइटल भी दे रखा था। तो अल्टीमेटली बात वही है कि सब कुछ जो है बैरम खान की रीजेंसी ही आगे चलने वाली है, तो वो ही सब कुछ हैंडल कर रहा है। अकबर को इतनी समझ थी भी नहीं उस टाइम तक। और सब लोग क्या बोलते थे, जलाल और प्यार से सब लोग उसको क्या बोलते थे, जलाल बोलते थे। और इवन अगर उसकी पॉलिटिकल मदर हम फोस्टर मदर जिसको बोलते हैं वो कौन हो जाएगी, महामंगा हो जाएगी, जिसके इन्फ्लुएंस में जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। और बाद में शुरू में तो बैरम खान गवर्नमेंट रहती है, लेकिन महामंगा जो है पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करके और कहीं ना कहीं जो फोर्स कर देती है इन सबको कि भैया पेटिकोट गवर्नमेंट चला दी है ना। पेटिकोट गवर्नमेंट मतलब कि औरतें जो है एक तरह से इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट चलाती है। 2-1 साल के लिए महामंगा की तरह से पेटिकोट गवर्नमेंट भी चलती है। तो और बट उसके बाद जब धीरे-धीरे अकबर को समझ में आती है तो वो जो है वो किसी की बात नहीं मानता, फिर वो अपनी समझ से काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है अकबर का पूरा हमें सफर देखने को मिलता है। अब कई बार देखो जब हुमायूं 1555 के आसपास का समय है, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने सब कुछ करवाया है। ये लड़के बोल रहे हैं कि मैंने पोस्ट मॉर्टम नहीं करवाया, बदतमीजो, तुम क्लास लगाने नहीं आओगे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैंने नहीं करवाया, वो मैंने पेड में करवाया था और मैंने YouTube पे भी लाइव स्ट्रीम की थी। अब आप एक लड़का मेरे को बोलता है विजयनगर हम नहीं करवा दो, भाई सब तो करवा दिया। इतने दिनों से हम इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, इतनी डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं करवा रहा है। तुम रोज क्लास नहीं लगाओगे, तुम मजे से कूदते नाचते किसी दिन अचानक से पैदा हो जाओगे यहाँ पे आके कि नहीं नहीं सर आज मैं पढ़ने आया, ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप डिसिप्लिन रखिए, रेगुलेटरी रखिए। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी को लोग इस तरीके से नापते हैं, इस तरीके से उन्हें लगता है ये जो गेंद है इस तरीके से चलती है कंसिस्टेंसी, ऐसे नहीं चलती कंसिस्टेंसी, पढ़ाई में ऐसे चलती है। ये जो गेंद है आपने इसको धक्का देना है स्लोप के ऊपर, जिस दिन आपने धक्का देना छोड़ दिया गेंद तुरंत से 0 पे ही आएगी, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं चलती है। तो इस वजह से मैं बोलता हूं हमेशा आप कंसिस्टेंट रहिए, क्लास में आप नहीं रह रहे अपना नुकसान कर रहे हैं, फिर पेड बैच में जाइए आप, है ना। तो अपना नुकसान कर रहे हैं तो उसका मैं क्या कर सकता हूं, कोई इलाज भी नहीं उस चीज का। तो चलिए एनीवेज सब कुछ करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा, अगर मैंने नहीं कुछ करवाया तो किसी ने नहीं करवाया, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने सब करवा दिया। अब आप देखिए कि होता क्या है कि आप देखो कि जो ये पूरा पंजाब का एरिया है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, कौन सी है, कला नौर। उस टाइम पे अकबर जो होता है लगभग मोटा-मोटा 13 साल और 4 महीने का लड़का लौंडा, है ना, अकबर यहाँ पे है, कला नौर के अंदर है, बैरम खान के साथ मिलकर एक तरह से यहाँ अफगानियों का जो उस तरफ से रिबेल हो रहा है उनको रोकने की कोशिश कर रहा है यहाँ। और इधर जो है आप देखो दिल्ली की तख्त पे जो है हुमायूं की हो जाती है डेथ, वो शेर मंडल से लड़ के बस स्वर्ग सिधार गया ना। दिल्ली का तख्त क्या बेसिकली तो आगरा में ही रह रहे थे, तो आगरा ही इनकी कैपिटल थी, तो आप आगरा बोलेंगे तो वो ज्यादा रहेगा ना। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे हुमायूं की डेथ हो रही है और उधर जो है अकबर को कौन बिठाता है गद्दी पे। अब देखो वहां युद्ध चल रहा है, वो रिबेलियंस को जो है धकेलने पीछे। तो वहां ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में कहीं सिंहासन पड़ा जिसमें अकबर को बिठा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो बैरम खान होता है वो ईंटों का सिंहासन बनाता है, ठीक है, और ईंटों के सिंहासन पे किसको बिठा देता है, जलाल को बिठा देता है, जिसको जलालुद्दीन अकबर आप बोलते हैं, और उसको जो है घोषित कर देता है कि भैया आज से हमारा राजा ये है। बेसिकली आप देखो कि अगर एक राजा नहीं बनाया जाएगा तो फिर युद्ध किसके लिए लड़ा जाएगा और सल्तनत किसकी होगी,
वो तो एक नॉनसेंस बात हो जाएगी और फिर कोई ना कोई जो कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, ये आपकी गलतफहमी, ऐसा यहाँ भी हुआ है। आप देखो कलानौर के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर जो उस टाइम पे पंजाब के अंदर थे, यहाँ अकबर की कोरोनेशन हो जाती है 13 साल और 4 महीने का था वो, और इतनी समझ में नहीं थी, तो बैरम खान ही अल्टीमेटली कर रहा है। लेकिन होता क्या है, आप देखो जो बिहार बंगाल का एरिया है उस टाइम पे, आप देखो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि बिहार बंगाल में जो है किसकी पकड़ मजबूत हो रखी थी, सूर डायनेस्टी वालों की बहुत पकड़ मजबूत थी, शेरशाह सूरी भी वो भी इसी तरफ से हेल्प लेके इधर आया था। और इवन अगर महमूद लोदी की बात करते हैं, जो लोदी सल्तनत का आखिरी वंशज एक तरह से कह सकते हो, वो भी इधर ही बैठा हुआ था। तो कुल मिला के बात ये है कि सूर डायनेस्टी का ही अब देखिए चल रहा था सारा सिस्टम, लेकिन वहां पे हुमायूं बैठ गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हुमायूं पूरा आगे तक कैप्चर कर लिया था, नहीं, ये आगे वाला एरिया के अंदर अभी सूर डायनेस्टी चलती थी। तो कौन बैठा था यहाँ पे, आदिल शाह बैठा था, आदिल शाह डायनेस्टी का टाइप आप मान लीजिए। तो आदिल शाह यहाँ पे बैठा हुआ था और उसने किसकी हेल्प ली, हेमू की ली। इसी का कमांडर कौन था, हेमू था, ठीक है, क्या नाम है, हेमू। और ये कमांडर इसका बहुत परफेक्ट कमांडर था, इसको जो है हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य भी जो है हेमूचंद्र विक्रमादित्य भी का टाइटल एक तरह से इसको दे रखा था, इसने दे रखा था आदिल शाह ने। अब इन्होंने मौका देखा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है हुमायूं लुट गया है इस एरिया में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, हुलम मचाएंगे। अब यहाँ से जो है सारे मुगलों को खदेड़ देते हैं। तो कौन आता है यहाँ पे लड़ने, हेमू आता है, ठीक है दोस्तों, समझ में क्या बोल रहे हैं? नहीं अभी आप जहां से भी आप शुरू कर रहे हैं, कौन है क्या बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं भाई। यूपीएससी भाई मैंने 10 बार बता दिया, अब मैं क्या करूंगा कि कुछ नहीं यार, ये लोग ना आपको 30 मिनट के लिए मैं शांत करवाता हूं, ठीक है। चलो इधर पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो ना, कमेंट बाजी हम बाद में कर लेंगे, बाद में मैं आपके कमेंट्स ले लूंगा क्लास के बाद में, है ना। इतनी भी आफत की क्या जरूरी है, तो आप बाद में क्लास की बात करेंगे, इधर ध्यान दो अभी पढ़ाई के ऊपर। आप देखो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से उठ के ये लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी अल्टीमेटली युद्ध कहाँ पे हो रहा है, आप देखो ये जो अगर देखोगे तो ये पूरा एरिया तो मोटा-मोटा दिल्ली तक का एरिया तो एक तरह से पठारी सा एरिया है, कहीं ना कहीं प्लेन पे युद्ध करवाना है, और प्लेन पे युद्ध करवाना है तो कहाँ पे बैठेंगे भाई साहब, जाके पानीपत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उधर से बैरम खान आता है और इधर से जो है हेमू आता है, दोनों एक दूसरे को ललकारते हैं। अब जो दोनों में जीत जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर हेमू जीत जाता तो कहीं ना कहीं हेमू वाज हिंदू बेसिकली, है ना, कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है अगेन कि शायद यहाँ पे कभी ना कभी फ्यूचर में हिंदू साम्राज्य में देखने को मिल सकता था, नॉट श्योर, है ना, सकता था वाली बात। लेकिन यहाँ पे अगेन बात जो है वो एक जो आखिरी उम्मीद की किरण, एक प्रोबेबिलिटी जो है वो भी खत्म होती नजर आई जब जीतता हुआ हेमू अचानक से हार जाता है। आप देखिए हारता भी कैसे, अचानक से जो मुगल सल्तनत की तरफ से एक तीर चला जाता है जो आके हेमू विक्रमादित्य की आंख में वो लगता है आपको बीन देता है। हाथी पे बैठा हेमू जो है हाथे हुए नीचे गिरता है और उसके बाद पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है और अल्टीमेटली जो है इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल। और पहला किसने किया था, बाबर ने किया था। तो दादा और पोते को अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग सेम चीजें दोनों दादा पोते के साथ हो रही है ना। बाबर ने यहाँ पे पहला युद्ध किया पानीपत का, और अगर बाबर की भी मैं बात करता हूं तो वो कितने साल की उम्र में बैठ गया, 11 साल की उम्र में जो तख्त पे बैठ गया था। सेम यहाँ पे पोते की बात करते हैं अकबर की, तो इसके साथ भी सेम सिनेरियो है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कर रहा है यहाँ पे, है ना। और साथ में जो है मोटा-मोटा 13 साल की उम्र में ये भी गद्दी पे बैठ रहा है, ठीक है। तो ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन आता है कि कलानौर के अंदर कहां पे जो है इसको जो है इसका राज तिलक कर दिया था वो बैरम खान ने, तो कलानौर में पंजाब में किया था, सीधा इसका उत्तर किताब में भी मैंने डाल रखा है। इस तरीके से आप देखिए अब यहाँ पे कौन काबिज हो जाते हैं, दिल्ली और आगरा के एरिया में भी अगेन से मुगल साम्राज्य बन जाता है और स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जीतने के बाद अब अगली नजरें कहाँ होंगी, एक तो यहाँ पे होंगी, ये कौन सा एरिया है, ये मालवा का एरिया है। फिर नीचे की तरफ जब हम जाएंगे ना, खानदेश का एरिया, ये बुरहानपुर वाला एरिया कौन सा, खानदेश का एरिया। फिर इसके नीचे जाओगे तो अहमदनगर वाला हो गया। फिर यहीं पे आप देखिए किस तरफ गोंदवाना वाला एरिया हो गया, है ना। गोंदवाना का एरिया अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे गोंदवाना वाला हो गया। गोंदवाना में कौन सी रानी थी, दुर्गावती, दुर्गावती, ठीक है। और ये कौन सा एरिया हो गया, खानदेश का, खानदेश का। और इस तरफ कौन बैठे हैं, इस तरफ कौन बैठे हैं, राजपूत, ठीक है, राजपूत। तो ये अहमदनगर हो गया, ठीक है। तो ये अगर बीच में देखता हूं तो इस तरफ जो ये सारे का सारा एरिया बनता है, ये आपका बनता है बहामनी वाला, जो बहामनी किंगडम थी ना, जो बाद में कोलैप्स भी हुई थी, ये वही वाला है, ठीक है। अभी के लिए मैं उसको बहामनी लिख रहा हूं। और नीचे का तो एरिया आप देखिए विजयनगर है, विजयनगर बनता है। तो उस टाइम का अकबर के टाइम का मैप कुछ इस तरीके से चल रहा है। उधर बंगाल बिहार का तो मैंने बता दिया कि वो सूर डायनेस्टी उधर जो हावी हो रही है, इस तरीके से कह रहे हैं मुगल। अच्छा मुगल के लिए इतना टाइम क्यों देना, वो आपकी मत देना, मत दो ना, मत पढ़ो। देखो क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में आ रहे हैं, और जैसा पहला आता था आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जो पेपर आता था बहुत ऊपर ऊपर से चीजें पूछता था। तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सिर्फ ऊपर की परत को पढ़ के चला जाऊंगा और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो आप उतना पढ़ लीजिए, है ना। ये मैंने कोई वो फोर्स थोड़ी की, इस किताब में मैंने हैशटैग इंपोर्टेंट लगाया, उतना पढ़ लो और हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। तो कितने नंबर आएंगे, कौन सी पोस्ट मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं, होम पोस्टिंग मिल जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं, और नंबर 6 में आ ही जाएंगे मेंस के अंदर उसकी कोई गारंटी नहीं, प्री में हो सकता है मेंस में आए। तो अपनी समझ है, आपको लगता है कि नहीं उतना पढ़ना मत पढ़िए, है ना। किसने फोर्स किया है, कोई वैसे भी कोई पढ़ाता नहीं है ना, क्योंकि एसएससी के बच्चे में इंटेलेक्ट होता भी नहीं, उसको जरूरत भी नहीं पढ़ने की, है ना। हर कोई यही समझता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं पढ़ना छोड़ दो, सीधी सी बात है। जिसके अंदर है थोड़ा सा दिमाग को पढ़ लेगा और उस हिसाब से क्वेश्चन को कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो तो ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो या ज्योग्राफिकल सिनेरियो इस टाइम पे बना हुआ है। अब जो अकबर है, अकबर का देखो कि मेन टारगेट है, एक तो ये वाला एरिया जो बीच वाला आप देख रहे हैं मालवा का एरिया, मालवा के एरिया में कौन बैठा है इस टाइम पे, मालवा के एरिया में बैठा हुआ था बाज बहादुर और बाज बहादुर और एक रानी है रूपमती। इनका एक महल देखने को मिलेगा मांडू, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर मांडू। तो ये बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानियां बहुत फेमस थी मालवा के रीजन के अंदर। और अकबर यहाँ पे किसको भेजता है, तो अधम खान अपने ही एक, जैसे वो महामंगा थी ना, महामंगा का बेटा कौन था, अधम खान था, ठीक है। तो यहाँ पे किसको हराने के लिए, बाज बहादुर को हराने के लिए किसको भेजता है, अधम को भेजता है, अपने ही एक भाई को, यानी कि मुंह बोले भाई को आप बोल सकते हैं, ना। तो महामंगा का ही लड़का है, तो उसको यहाँ पे भेजता है और वो यहाँ पे जो है उसको भी शायद रूपमती पसंद आई थी। नॉवेल्स हैं, आप नॉवेल पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा, है ना। तो फिर जो है बाज बहादुर को यहाँ से भागना पड़ता है और बाज बहादुर जाके मेवाड़ में छुप जाता है और यहाँ पे जो अधम जो है बहुत उत्पाद में जाता है और अल्टीमेटली जो है रूपमती को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन रूपमती जहर खा लेती है। तो वो मांडू का महल आप देख सकते हैं, मांडू में जाकर इनका पूरा महल है रूपमती का, तो रानी रूपमती का, वो देख सकते हैं कभी आपको मौका मिले तो, है ना। तो अल्टीमेटली बात ये है कि यहाँ से जो है ऐसा बोला जाता है ना, बोला जाता है कि अकबर को जब ये सारी सिनेरियो पता लगा तो उसने जो है अधम को फटकार भी लगाई थी और उसने जो है बाज बहादुर को वापस से वो एरिया देने की भी कोशिश की थी। ऐसे गवर्नर जो है उसे वापस से नियुक्त करने की कोशिश की थी कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ। जब उसको ऐसी बातों का पता लगा, ये सब वही बात है कि किताबों में लिखा है, मैंने भी एक नॉवेल पढ़ी थी तो उसके यहाँ पे आपको सारी कहानी बता रहा हूं ना। बट ये तय है कि रूपमती जो जहर खा लेती है और ये जो बाज बहादुर है मेवाड़ में जाकर शरण ले लेता है। तो कुल मिला के ये पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है और जो मालवा है, मालवा का एरिया जो है अकबर के कब्जे में आ जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए जो राजपूत है, राजपूत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसने किसको कोशिश की अपने अंडर करने की, आमिर को कैसे करने की। आप देखिए वहां पे हरका भाई है ना, जिसको जोधा भाई के नाम से जानते हैं आप, यहाँ हीर कुंवारी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कि ये बड़ी फनी सी भी बात है कि जो जहांगीर है उसकी एक वाइफ का नाम भी जो है जोधा लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए कि देखा जाए तो अब कितना फनी लगता है कि जहांगीर की मम्मी का नाम भी जोधा और उसकी बीवी का नाम भी जोधा, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक्चुअली में एक अंग्रेज राइटर थे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, उनको ज्यादा समझ नहीं होगी, है ना। तो वो कंफ्यूजन में उन्होंने ऐसा कर दिया कि दोनों को जोधा लिख दिया। या तो ये कारण बनता है या फिर दूसरा ये बनता है कि जो जोधपुर के आसपास के एरिया की रानियां होती होंगी उनको जोधा बोल देते होंगे, है ना, प्यार से। तो ये एक दूसरा सिनेरियो बन सकता है। दैट वाज द टाइटल अल्टीमेटली, है ना। तो जोधा बेसिकली हीर कुंवारी उसका रियल नाम है, जोधा उसका नाम नहीं है। तो ये भी आपको माइंड में क्लियर रखना है। तो कहीं भी आपको जो है जहांगीर की बीवी का नाम भी जोधा लिख जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि हीर कुंवारी की शादी जो है यहाँ पे अकबर के साथ होती है और उसने क्या कंडीशन रखी थी कि मेरे को मेरा रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करने दिया जाए। तो अकबर मान गया था उस बात के लिए। और हिंदू देवी देवताओं के लिए या फिर एक प्रॉपर इसकी पाठ पूजा के लिए जो है अलग से एक हरका बाई के लिए महल भी बनवाया जाए, जोधा बाई महल जिसको आप कह सकते हो। तो वो भी जो है अकबर उसके लिए भी एग्री कर गया था, ठीक है। तो एक तरह से मैंने बोला कि रिलीजियसली टॉलरेंट रहा और अल्टीमेटली राजपूतों को मैट्रिमोनियल अलायंस, है ना, कि शादी के जो होता है ना संबंध बना के उनको अपने अंडर करने की कोशिश की। और आप देखिए कि जो हरका बाई है वो किसकी वो है, राजा मान सिंह की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मान सिंह की क्या लगती है, ये बुआ मान सिंह की
बुआ, ठीक है। तो अकबर इसका मान सिंह का क्या हुआ, फूफा हो गया ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको देखो कि 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है अकबर का मान सिंह को, है ना। और बहुत बड़े ओहदे पे जो है मान सिंह को बिठाया था अकबर ने, और एक तरह से मोटा-मोटा ये मान सिंह जो है बिहार और बंगाल भी जो है अकबर के लिए जीत के लाता है, और उसको जो है वहां का सूबेदार भी बना दिया जाता है, या मान लीजिए बेसिकली वहां पे गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। और मनसबदारी सिस्टम होता है तो इसको बहुत बड़ा मनसब एक तरह से दे दिया गया, जो कि यूजुअली किसी मुगल को दिया जाता है, लेकिन इसको भी दिया गया क्योंकि अकबर में ये समझते कि राजपूत जो है वो प्रेस्टीज के भूखे हैं यहाँ पे, है ना। अगर उनको सम्मान दे दिया तो अपना काम हो गया, है ना। वो आपके लिए लॉयल्टी रखेंगे क्योंकि लॉयल्टी बहुत थी राजपूत से, किसी के साथ दोस्ती करनी, तो ये काम जो है अकबर ने अपनी समझ के साथ किया, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सब मिलके जो है आप देखो कि बहुत बड़ा जो एरिया है एक तरह से भारत के अंदर कैप्चर करते हैं। और इसके बाद आप देखो कि कुछ मेन जगह हैं, जैसे खानदेश वाला हो गया, ये भी अकबर जीता है। फिर इधर जो है गुजरात वाला एरिया, ये गुजरात का जो है देखो, गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो गुजरात के एरिया में जो है ये किसको भेजता है, अपना क्या नाम था यार उसका, अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। और उसके साथ जो है एक और जा रहा है भाई साहब, क्या नाम है उसके लोंडे का, मुराद, ठीक है। तो मुराद को भेजता है। तो मुराद ऐसा बोला जाता है कि नशेड़ी वगैरह थे जो भी था, है ना, तो वो इतने से उसको कैप्चर नहीं कर पाया, तो बाद में जो है फिर किसको भेजा जाता है, मुराद की जगह दानियाल को, है ना, इसी का बेटा है अकबर का। तो वो जाता है और फिर जो है गुजरात भी इसके लिए कैप्चर करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे पोर्टुगीज जो है नीचे जो है बहुत ज्यादा पोर्ट के एरिया पे जो है पोर्टुगीज आके अपना वर्चस्व फैला रहे थे, और अकबर कहीं ना कहीं उनकी पावर को रोकना चाहता था, और इसीलिए अकबर ने यहाँ के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की, गुजरात के पोर्ट जो है अकबर के हाथ में आ जाए। और ये पहली बात है कि अकबर ने यहाँ पे समुद्र को देखा था, ऐसा भी बोला जाता है कि वो यहाँ गया और उसने समुद्र को देखा। और ये गुजरात का कॉन्क्वेस्ट आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका कारण ये है कि गुजरात के कॉन्क्वेस्ट के बाद ही जो है उसने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बनवाया था, और ये है इसका मेजर कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो वो गुजरात की डिफीट जब उसने कर दिया सबको यहाँ पे गुजरात के रूलर्स को, तो जाके जो है वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवा रहा है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि शायद वो बुलंद दरवाजा उसने, वो जो सलीम चिश्ती हैं उनकी बेसिकली उनके थ्रू जो है उसको जहांगीर मिलता है ना, उनकी पूजा पाठ करके, तो उनके जो सम्मान में बनवाया, व्हाटएवर इज द रीजन। लेकिन कई बार युद्ध का भी पूछा जाता है, तो युद्ध का भी कारण बनता है यहाँ पे कि गुजरात को जीतने के बाद जो वो बुलंद दरवाजा बनवाता है, ये माइंड में आप क्लियर रखिएगा, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इस तरफ का जो है एरिया इस तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है गोलवाना अहमदनगर भी। और अल्टीमेटली जो है नीचे जाके आप देखेंगे तो असीरगढ़ का जो किला ये नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि दक्षिण का द्वार है एक तरह से, ना। यूजुअली कोई भी मुगल ने इससे पहले जो है दक्षिण के द्वार को भेजने की कोशिश नहीं की थी, है ना, क्योंकि आप देखो कि इसके बाद तो फिर दक्षिण शुरू हो जाएगा, अहमदनगर के बाद अगर आप असीरगढ़ वाले एरिया को देखें तो दक्षिण शुरू हो जाता है। तो आखिर में अपनी डेथ से जस्ट पहले जो अकबर ने फतह हासिल की वो असीरगढ़ के फोर्ट को जीत के की है। तो ये माइंड में आपको क्लियर करना है। अभी इनके रूलर्स के बारे में भी सब बात करेंगे, लेकिन अभी मैं कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर करूंगा कि कैसे उसने अपना जो पूरा एरिया वाइड स्प्रेड किया मुगल एम्पायर का। तो अगर बोला जाएगा कि सबसे पहले कौन से मुगल ने दक्षिण के द्वार को भेजा था जाके, तो असीरगढ़ के किले को किसने भेजा है, अकबर ने जाके, जो कि दक्षिण को खुलता है द्वार, ठीक है। तो इस तरीके से इसने अपने आप को फिर क्या सम्राट घोषित कर दिया, है ना। सम्राट अकबर बोल दिया कि भैया मैं जो है मैंने साउथ को भी एक तरह से फतह कर लिया, हालांकि पूरे साउथ को नहीं किया, तो मैं क्लियर आपको कर चुका हूं। इसके बाद ये जो है ये आखिरी युद्ध है असीरगढ़ का 1603 के आसपास में, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहां से हमें ये कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर है। और इसी टाइम पे आप देखिए कि कुछ अंग्रेज भी जो भारत में आते हैं, हमें दिखते हैं, जो कि यहां पे व्यापार करने की परमिशन लेते नजर आएंगे, अकबर के पास जाएंगे, लेकिन अकबर उनको जो है उस तरीके से नहीं घुसने देता है। जबकि बाद में हम चल के देखेंगे तो जहांगीर उनको अलाउ कर देगा। तो ये पोर्टुगीज, अंग्रेज, मुगल्स, आप देखो सब पैरेलल में भसड़ मची हुई है, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या बोल रहे हैं, चलो बोलते नवरत्न क्या होता है, नवरत्न पता क्या होता है, वो जो एक हल्दीराम की एक नमकीन आती है भाई साहब, है ना, मिक्सचर सुना है आपने, उसके ऊपर लिखा होता है नवरत्न मिक्सचर, नमकीन होती है, तो उसको हाथ में डालकर खा लो, है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है, उसी को नवरत्न बोलते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब वीडियोस पेड कोर्स में डल रही हैं, रेगुलरली डल रही हैं, आप जाके देखिए तो आपको पता लगेगा। तो ये जो है मैंने अकबर के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बता दिया। आइए अब थोड़ी सी बातचीत शुरुआत के दौर में भी करते हैं। अच्छा, जब ये मरता है तो ये इसका वो जो टॉम्ब है वो कहां पे बनता है, सिकंदरा में बनता है, ठीक है। कहीं लिखा है यहाँ पे सिकंदर नहीं तो आ जाएगा कहीं आगे। अच्छा, 1556 से 1605 का जो है अकबर का राज है, और पैदा कब होता है तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के अंदर होता है, इसके महल में, राजा वीर साल के महल में, ठीक है, राजा वीर साल के महल में। रियल नाम अगर कोई पूछ ले इसका, वैसे तो जलाल जलाल में इतने से बोला तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है इसका पूरा नाम है। ये पेपर में पूछा गया, ये देखिए 2024 में लेटेस्ट में पेपर में पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है पिछले 1-2 साल में जो चीज पूछी गई है तो हमें वो चीजें भी टच करनी है, इसलिए मैं सबके नाम बताता हूं। और मम्मी का नाम तो मैं हमीदा बानो बता चुका हूं, और हुमायूं जो है इसका पापा है। तो दोनों आप देखो कि जो हुमायूं की टॉम्ब बनवा रही है वो बीगा बेगम बनवा रही है, हमीदा बानो नहीं बनवा रही है। लेकिन यहाँ पे अकबर की मम्मी जो है हमीदा बानो, बीगा बेगम नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत करना, नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएगी चीजें। इसके बाद जो इसकी फेवरेट वाइफ अगर बोलेंगे तो रुकैया बेगम है, और फिर दूसरे नंबर पर बोलते हैं तो जोराबाई, जिसको हीर कुंवारी हर कबाई भी बोलते हैं। और हीर कुंवारी और अकबर का ही एक बेटा होता है जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से भी बोलते हैं, और क्योंकि सलीम चिश्ती की दरगाह से एक तरह से मानना था कि मिला है, तो इसको शेखू बाबा भी बोला जाता था। तो ये 3-4 आइटम्स आपको याद रखने इसके बारे में। बाकी तो फिर इसका हरम होता है ना, ऐसा कोई बोलता है कि 1000 होते थे, उसके अंदर कोई बोलता 5000 थी, वो तो गैर कानूनी थी, है ना। तो तबाही फिर रखी हुई एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। तो अब पता नहीं भाई क्या क्या टारगेट थे इसके, और डेली बदल बदल के जैसे कपड़े पहनते हैं, तो अब जो भी है इसका दिल है ना। ये बेसिकली यहाँ पे जो ऑथेंटिक मैरिजेस होती थी वो तो बेसिकली आप समझो कि एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस के लिए होती थी। और इवन अगर रुकैया बेगम की मैं बात करता हूं तो ये इसकी कजन ही थी, ठीक है, समथिंग लाइक जैसे कोई चाचा की बेटी हो जाए, मामा की बेटी हो जाए, ऐसा करके, तो कजन ही है, क्लोज रिलेशनशिप में ही इसने जो है यहाँ पे शादी कर रखी है। फिर इसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैं मुगल की बात करता हूं तो देखो मैक्सिमम मुगल्स अगर देखें जाएंगे तो टर्किश ही बिलोंग करें, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये लैंग्वेज जो है वो पर्शियन ही रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी पर्शियन है, और मुगल साम्राज्य के अंदर भी जो आपको पर्शियन लैंग्वेज ही देखने को मिलती है। फिर कोरोनेशन की मैं बात करूं, लेटेस्ट में सवाल, अभी लेटेस्ट के सवाल है ना, अभी जो कुछ दिन पहले पेपर हुआ है, कुछ महीने पहले, तो उसी के अंदर है कि अकबर का जो कोरोनेशन है वो कहां पे हुआ था और किसने किया था। मैंने आज आपको बताया, ईंटों का पूरा पूरा सिंहासन बना के बैरम खान कर रहा है। कब कर रहा है, 1556 में कर रहा है, कहां पे कर रहा है, कलानौर के अंदर कर रहा है, और ये कहां जगह है, पंजाब के अंदर जगह है। उस टाइम पे क्या कर रहे थे, अफगानियों को बेसिकली भगा रहे थे वहां से। तो ये देखिए कोरोनेशन की कहानी मैं ऑलरेडी बता दी, तो यहां से लिंक हो जाएगी। और कितनी उम्र है अकबर की, तो 13 साल और 4 महीना, मैं पूरा पूरा बता देता हूं। मैं उसी टाइम वहीं पे था, है ना, वहीं से मैं डेली रिपोर्ट बना रहा हूं, अफगानिस्तान में बैठा हूं मैं, तो वहीं पे खड़ा होकर मैं पास में जाकर देख रहा हूं कि अकबर अभी क्या कर रहा है ना, अभी जाके ठुमक ठुमक के अफगानियों की बैंड बजा रहा है, ऐसा कर लेना, ठीक है। चलो टॉम्ब की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि 1605 के आसपास में जाकर अकबर की डेथ होती है। तो टॉम्ब जो इसका देखा जाएगा वो सिकंदरा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और ये किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था 1605 से 1613 के बीच में। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने अपने जीवन काल के अंदर ही इसको बनाना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं था कि ये बाद में बना, क्योंकि देखो 1605 में जो उसकी मृत्यु होती है तो अकबर ने ही इसको बनाना शुरू कर दिया था, बट कंप्लीशन जो दे रहा है वो इसी का बेटा जहांगीर दे रहा है। ऐसा बोला जाता है कि नंबर का चर्सी था जहांगीर, नोट अकबर, इसलिए अकबर जो है उसको राजा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। तो अमीर खुसरो को बनाना चाहता था, वो सब बातें बाद में करेंगे हम, जहांगीर में करेंगे, उसमें मजा आएगा आपको। फिर इसके बाद देखिए कि एक इसका जो खास सलाहकार देखो, जब यहाँ पे बन रहा है अकबर राजा, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखो आप किस किससे प्रभावित है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा प्रभावित है तो शेरशाह सूरी से प्रभावित है। उसकी जो जितनी भी चीजें है ना, इसने जो एडॉप्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन सेट करके गया था भारत के अंदर। और दूसरा कुछ चीजें अलाउद्दीन खिलजी से भी आप मान सकते हैं ना, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी से कुछ चीजें इंस्पायर्ड उसकी भी है, शेरशाह सूरी की भी। तो अल्टीमेटली इन दोनों का अमलगमेशन जो है अकबर करता है, और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है ना, कुछ नहीं, एक कक्का नहीं पढ़ सकता, ये ना अलिफ लैला पढ़ सकता है ना। तो ये जो है बट बहुत सारे जो नोबल्स हैं इसके, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे पोएट रखे हुए हैं इसने, जो इसको पढ़ के सब चीजें सुनाते हैं, तो वहां से ये इन्फ्लुएंस निकालता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई अकबर कोई बहुत ऐसा नहीं हट्टे कट्टे शरीर वाला था, तो ऋतिक रोशन बना दिया वैसा उन्होंने, गोल मटोल से ही होता था, तो अदर की तरफ फैला हुआ था, कभी कहां से ऐसा बिल्कुल नहीं था ना। तो इसलिए अगर महाराणा प्रताप के साथ अगर हम बात करें तो वन ऑन वन चैलेंज हो जाता तो ये भाई साहब दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो है बेसिकली राजा को खुद लड़ना नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए कि राजा जो बैठ के उसका दिमाग चलता है सारा का सारा, उसे सिर्फ आदेश देने कि भाई तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, तुम ये करो, है ना। तो बेसिकली कमांडर्स उसके लिए वो सब चीज करके लाते हैं। तो अकबर वाज जस्ट अ किंग, नॉट अ वॉरियर। आप उसको वॉरियर नहीं बोलेंगे, कहीं पे भी ये मेंशन भी नहीं कि अकबर कोई वॉरियर है, ठीक है। वो मूवी की बातें लगे, मूवी में तो बहुत कुछ देखते हैं कि बैरम खान को मार दिया, ये कर दिया, तबाह कर दिया ना, जबकि ऐसा नहीं था। जब ये थोड़ा होश आवाज संभालता है तो बैरम खान को ये जो है ऐसा बोला जाता है कि हज की यात्रा पे भेज देता है, और जब हज की यात्रा पे वो जा रहा है रास्ते में, तो बैरम खान ने तो भैया आप देखो ना अफगानिस्तान से होकर जा रहा है, उसने पहले बहुत लोगों से पंगे ले रखे थे, बहुत सारी ट्राइब्स से खाट खाए हुए थे, तो बीच रास्ते में उसको काट दिया किसी ने, ऐसी समझ लीजिए, बकरा बना दिया, उसकी बोटी बोटी कर दी। लेकिन
लेकिन मूवी में हमने देखा है कि बैरम खान को जो है अकबर ही मार देता है ना, वो खुद ही मार देता है क्योंकि बैरम खान उसकी चलने नहीं देता। तो अब देखो मूवी तो मूवी है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो अभी तक मैंने रिसर्च किया उसमें यही बोला गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हाँ, जो बैरम खान की बीवी है सुल्ताना बेगम, उससे भी अकबर शादी कर लेता है ना, तो उसको बेसिकली अपनी बीवी बना लेता है, आप ये समझिए। और अकबर जो है किसके साथ, सुल्ताना बेगम जो है बैरम खान की वाइफ जो है उससे शादी कर रहा है, और वहां से जो है एक बच्चा भी है, उस बच्चे का क्या नाम है, रहीम। रहीम खाना यही है रहीम, ठीक है। तो इनका जो बच्चा है बैरम का और सुल्ताना बेगम का, तो इसको जो है एक तरह से एडॉप्ट भी कर लेता है, और ऑब्वियस बात है कि फिर आगे चल के 9 रत्नों में एक रत्न जो है रहीम खाना भी बनता है ना। तो रहीम के दोस्त सुने आपने, रहीम दास के दोस्त है, ये वही रहीम है, ठीक है जी। तो कुल मिला के बात ये है, ये भी तेज दिमाग का है ना, और ये भी एक तरह से पोएटिक ही बनता है, ये आपको समझना पोएट है। बट आप देखेंगे कि बहुत सारे युद्धों में ये जो 9 रत्न है ना, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो देखते हैं कि नहीं अकबर बीरबल देख लिया तो भैया खुश हो गए ना, अकबर बीरबल चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब अगर बीरबल भी है तो आप समझो कि बीरबल जो है उसको भी युद्ध पे भेज रहा है, उसको वो कहां पे मारा जाता है, कौन से युद्ध में, कश्मीर में। जब बीरबल, आप देखो कि जब ये कश्मीर का युद्ध होता है, कश्मीर में किसके साथ लड़ते हैं, यूसुफ जई ट्राइब्स के साथ। तो वहां पे कौन बैठा है, यूसुफ खान। वो क्या करता है, बीरबल को मार देता है। और ये जो कश्मीर का युद्ध होता है इसमें जो है बीरबल लुढ़क जाता है, बीरबल लुढ़क गया, ये आपको समझना है। इसमें कश्मीर वाले युद्ध में ये इंपॉर्टेंट है कि कभी बीरबल देखो, अकबर बीरबल के सिर्फ वही किस्से सुनते रहते हैं कि नहीं बीरबल बहुत तेज दिमाग था, लेकिन अल्टीमेटली देखो लड़ाई में जा रहे हैं और बीरबल का सीन महेश दास था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सीरियल के सीन याद है, सीरियल में तो भैया बहुत कुछ होता है, ठीक है। सीरियल की तो बात ही छोड़ दो आप, तो सीरियल वाले तो सीरियल किलर हैं, वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और ये रहीम का भी मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, रहीम कौन है, अल्टीमेटली 9 रत्नों में एक रत्न बनेगा। अच्छा अकबर की कोर्ट की बात करता हूं, कई बार पूछा जाता है, तो आप कभी भी जाएंगे ना फतेहपुर सीकरी जाएं तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, आगरा फोर्ट में जाके देख सकते हैं। इनकी जो कोर्ट्स होती थी वो 2 भागों में बटी होती थी, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। तो दीवाने खास में बस वो जो खास मीटिंग होती है, दीवाने खास में दीवाने आम में नॉर्मल पब्लिक के साथ भी जो है गैदरिंग होती थी, तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं बैटल्स की बात करता हूं तो 1556 में सबसे पहला बैटल लड़ता है जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो शेरशाह सूरी का ही एक वजीर है हेमू, अल्टीमेटली तो शेरशाह सूरी तो उनकी तो डेथ हुमायूं के टाइम पे ही हो गई है, क्योंकि उसके बाद ही तो हुमायूं तख्त पे आया है। तो उन्हीं का जो एक वंशज आदिल शाह, तो आप उसको समझ सकते हैं कि उसका वजीर बन गया एक तरह से हेमू, है ना। हालांकि पहले से ही रहा है, ये आपको ध्यान रखना। तो वो जो है यहाँ पे युद्ध करता है बैरम खान से, और बैरम खान की एजेंसी जो है 1556 से 1560 के बीच में मोटा 4 साल तक जो है बैरम खाली पूरे किंगडम का वकील बनकर जो है उसको चला रहा है। अकबर का केवल नाम ही चल रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और समझने लायक है कि अकबर का जो है एक और खास व्यक्ति रहा है टोडरमल। अब मैं टोडरमल को यहाँ पे इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि जो राजा टोडरमल है, ये अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये अचानक से पैदा हो गया था अकबर के दरबार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अकबर के अंदर समझ थी, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, अकबर ने क्या देखा, बेस्ट लोगों को अपनी कोर्ट के अंदर लेकर आने की कोशिश किया। ये जो राजा टोडरमल था, ये भी शेरशाह सूरी की ही कोर्ट में था। ये किसी कोर्ट में था, शेरशाह सूरी की ही कोर्ट में था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, और वहां भी जो है ये दीवाने अशरफ ही था। दीवाने अशरफ होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो शेरशाह सूरी की कोर्ट में भी अशरफ, दीवाने अशरफ कह लो या फाइनेंस मिनिस्टर, और अकबर की कोर्ट में भी फाइनेंस मिनिस्टर बनकर ही रहता है, क्योंकि अकबर पहचान लेता है कि भैया फाइनेंस की पावर इसके पास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इसको ही अपॉइंट करते हैं। अकबर ने कभी भी इस चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो बेहतरीन व्यक्ति है, जो डिजर्व करता है उस क्वालिफिकेशन के आधार पर उसने वो उस व्यक्ति को पोस्ट दी, जिसको सम्मान चाहिए उसको सम्मान दिया, जिसको कमांड चाहिए उसको कमांड दी, ताकि जो पूरा कल्चर है, जो जिस चीज में बेस्ट है, वो एम्पायर को बढ़ाने में उस तरीके से हेल्प करेगा। ऐसे ही एम्पायर बनते हैं, ठीक है। तो अकबर ने ये बहुत बढ़िया चीज की, उसका दिमाग यहाँ पे खूब चला। ये जो है 1573 है, ठीक है। तो 1573 में गुजरात का एरिया कैप्चर करते हैं, वहां पे किसको हराते हैं, मुजफ्फर शाह III को हराते हैं, और इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, गुजरात वाली विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया जाता है फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर, ठीक है। 1573 में गुजरात फतेह हो रहा है, 1575 में जो दरवाजा बन रहा है। ये फतेहपुर सीकरी आपने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, तो कभी आगरा में जाए तो देख सकते हैं। आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं है, आगरा में और भी आइटम है, जैसे कि ये रहा, है ना। तो फतेहपुर सीकरी भी वही है, तो आगरा फोर्ट देख सकते हो, बुलंद दरवाजा देख सकते हो, ताजमहल देख सकते हो, कुछ मेन चीजें हैं, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि अकबर फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा इन उत्तर प्रदेश। वही मैंने बोला कि आगरा के जस्ट पास ये पूरी इसने बनवाया है, और ऐसा बोला जाता है कि टू ऑनर द सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, इसने पूरी चिश्ती को एक तरह से अपना शीश नवाने के लिए या ऑनर देने के लिए ऐसा किया है। लेकिन मैंने दूसरा भी कारण बता दिया, युद्ध का भी कारण यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर 1576 में जो एक मेजर बैटल हो रहा है अकबर का, मैं पहले मेजर बैटल्स बता रहा हूं, फिर उसके बाद ट्रीटीज भी बताऊंगा, है ना। तो अभी वैसे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी जो है वो एम्पायर कैसे कंसोलिडेट कर रहा है वो मैं सब पहले युद्ध बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसने क्या बड़े काम किए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, फिर सारा बताऊंगा, है ना। तो अभी के लिए आप पूरा सीक्वेंस में मेरे साथ चलते रहिए। अब देखो कि यहाँ पे इसने क्या किया 1576 में, देखो इससे पहले भी 1568 के अराउंड में अगर हम देखते हैं तो राणा उदय सिंह जो है ना, महाराणा प्रताप के जो फादर हैं, उनके साथ इसका युद्ध हो गया था, जिसके अंदर चित्तौड़ को हारना पड़ा है और उदयपुर शिफ्ट होना पड़ा है। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि जो है कहीं ना कहीं राइवलरी चल रही है, और कहीं ना कहीं वो जो पूरा राजपुताना है उसको भी कब्जे में लेना है, और सबसे लास्ट मैन स्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं वो महाराणा प्रताप की है ना, एंड तक जो है वो लगे रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए कि जो मेजर बैटल देखा जाता है वो बैटल ऑफ हल्दीघाटी देखा जाता है, जो कि उदय सिंह के ही बेटे जो है महाराणा प्रताप सिंह जो है वो यहाँ पे लड़ते हैं। अब कई बार कुछ कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि वो लोग ना अजीबोगरीब सी बातें करते हैं, और उन अजीबोगरीब बातों का जो धक्के सी बातें होती है उनका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला, लोगों को लगता है कि महाराणा प्रताप जो 200-250 किलो के अपने पूरे उनके शस्त्र थे, है ना। तो वो पूरा सूट 250 किलो का पूरा पहन के, और कोई ऐसे महान वो 800 किलो का बताते हैं, तो वो ऐसा ब्रेव दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉनसेंस होती है ना, इसी को बोलते हैं। जबकि आप देखिए महाराणा के जो पूर्वज हैं उनका आपने ललन टोपे भी इंटरव्यू सुना होगा, या फिर आपने कभी अगर वहां पे गए होंगे वहां के म्यूजियम में, तो आप देखेंगे तो मोटा-मोटा 35 किलो के हैं वो पूरे वेपन, ऐसा नहीं है जैसा कि लोग आपको बताते हैं। तो वो रियलिटी से ना कुछ लोग को आदत होती है कि चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के बता दो ना। और इवन मैंने तो सुना कि राजस्थान में जो है अभी इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं महाराणा प्रताप जो है जीत गए थे, तो अब राजस्थान वाले कुछ भी इतिहास चेंज कर दें, ये तो बेसिकली महाराणा प्रताप के साथ खिलवाड़ अगर ऐसे किया जा रहा है तो। क्योंकि आप देखिए कि जो इससे पता लगता है कि अकबर जो पूरे के पूरे देश में फैला हुआ है, और उधर एक इंसान महाराणा प्रताप जो है वो अगर उसके सामने खड़ा हुआ और हार नहीं मान रहा है ना, आप देखो कि हारने के बाद फिर से अपनी किंगडम को रिवाइव कर रहा है, तो वो इतनी बड़ी चीज है, उसको अचीवमेंट में ना मान के ये बताया जाएगा कि नहीं महाराणा प्रताप तो जीत गए थे। कितनी नॉनसेंस बात हो जाएगी, यानी कि उनकी जीत को कहीं ना कहीं बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अजीब सी बात लगती है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है कि एक इंसान ऑब्वियस सी बात है कि कोई छोटी सी किंगडम कोई किसी से बहुत ज्यादा बड़ी किंगडम से कैसे लड़ लेगी, है ना। तो बट यहाँ पे देखिए कि खेल कितना बदल रहे हैं, वापस से भी जीत रहे हैं। हाँ वो आगे अलग बात है कि अमर सिंह के टाइम तक जो है चीजें उतनी स्मूथ नहीं रही, उतने रिसोर्सेज नहीं रहे, तो उनको कहीं ना कहीं जो है एक जहांगीर की जो है एक्सेप्टेंस लेनी ही पड़ी, यानी कि अगेन मुगल्स के अधीन तो जाना ही पड़ा था, और उसके बाद बहुत थूथू भी हुई है ना अमर सिंह के टाइम के बाद की बात अगर हम करते हैं। बट क्या कर सकते हैं, वो तो जितना लड़ पाएगा वो लड़ पाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, जबरदस्ती थोड़ी है। तो वही चीज है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप के साथ जो है बहुत घमासान युद्ध होता है, और दूसरी तरफ कौन है, राजा मान सिंह है। जबकि यहाँ पे एक चीज ये भी बोली जाती है कि जो ये मुगल्स हैं इन्होंने मोटा-मोटा 30,000 जो है सिविलियंस को भी यहाँ पे मारा है। तो आई डोंट नो, जो भी है मेरे को पता नहीं है इस पूरा, आप पढ़िएगा इसको। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है ना, और अकबर ने अगर ये चीज की है तो बहुत ही वियर्ड सी चीज लगती है, जबकि मैक्सिमम टाइम पे तो उसको एक तरह से इन्होंने जो है ग्रेटेस्ट रूलर का टाइटल देकर रखा है, लेकिन ये चीज बहुत वियर्ड है, 30,000 लोगों को मारने वाली है, ये सच है। तो मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है या कहां है, बट ऐसा है, ठीक है। मैं उसमें ज्यादा भी रिसर्च नहीं कर रहा हूं। चलिए फिर ट्रीटीज की मैं बात करता हूं, तो जो 1562 की ट्रीटी जो है आमेर के साथ, भारमल के साथ है ना, आमेर के राजा है भारमल, वहां पे ही हरका बाई के साथ जो ट्रीटी हो रही है ये एक मैट्रिमोनियल अलायंस का रूप लेती है, जिससे कि आमेर जो है, आमेर का फोर्ट देखिए सबसे बड़ा आमेर का फोर्ट, बहुत ही स्ट्रांग किला है ना, तो कभी देखना हो तो देखिएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं अकबर को स्टर्न करने की कोशिश है। फिर उसके बाद 1563 में एक काम करता है, एबॉलिश करता है पिलग्रिम टैक्स को। ये थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस में बनाने की कोशिश की ट्रीटीज को और कुछ अच्छी चीजों को उसकी। तो 1562 में ये होगा, 1563 में जो पिलग्रिम टैक्स जो है आपको लगता है कि पहले देखिए कि कितने लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, अगर दूसरा कोई व्यक्ति हिंदू है ना, या फिर कोई और ईसाई धर्म का है, कोई भी और धर्म का है, तो उसको अगर टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बात है सैटिस्फाइड नहीं होगा इन रूलर से। तो यहाँ पे अकबर ने एक पहल की कि पिलग्रिमेज टैक्स को, कि आप तीर्थ यात्रा पे जा
है तो उसको हटाने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी चीज की। फिर उसके बाद आप देखिए 1564 में एक और बहुत बड़ी चीज कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है जजिया को, जजिया जिसको बोलते हैं, जो कि आप देखिए कि जो ज़कात होता है हालांकि वो फोर्सिबल नहीं होता है, ज़कात इज समथिंग कि आपको देना है इतना टैक्स अपने धर्म की प्रोपगेशन के लिए, अच्छे कामों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जजिया जो है ये एक फोर्सफुल टैक्स था हिंदूज के ऊपर, ज़कात जहाँ 2.5% लगता था ये 10% लगता था, जो आप देखो कि जमीन आसमान का अंतर है इसके अंदर। तो अकबर ने जो है ये टैक्स को हटा के एक तरह से हिंदूज को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं हिंदू राजा के महलों में रहा है और बचपन से ऐसा नहीं कि हिंदू से कोई नफरत है इसके दिमाग में, तो राज करना है तो सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जनता नाराज होगी तो वो राजा को गद्दी पर बैठने भी नहीं देगी, रोज उत्पात मचाएगी, और उत्पात को कंट्रोल करके रखना एक राजा की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे भी कर सकते हैं, अमेज़न पे भी नहीं है भाई, है ना, ठीक है। चलो अब इसके अलावा आप देखिए कि 1599 में अगर मैं देखता हूं तो अहमदनगर को जो है फतेह करते हैं, जब वो मैं बोल रहा हूं ना साउथ में जाने की कोशिश करते हैं, तो मालवा के ही बिल्कुल एंड में जाके अहमदनगर को कैप्चर करता है अकबर, और यहां पे कौन है, चांद बीबी है, जो कि बहुत युद्ध तो लड़ती है लेकिन अल्टीमेटली जो है बेराड का जो एरिया है वो मुगल्स को इनको देना ही पड़ता है, तो ठीक है ना, अब जितना वो कोई लड़ सकता है उतना लड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध और हो जाता है, फिर अल्टीमेटली युद्ध क्या ट्रीटी ही आप इसको बोल सकते हैं। खानदेश जैसे जो देश है, खानदेश वाले ने तो ही सुजेरेनिटी जो है स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद 1582 में देखते हैं तो दीन इलाही जो धर्म है ना, एक न्यू रिलीजन बनाता है अकबर और कोशिश करता है कि लोगों को इसके अंदर डाले ना, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत उत्पाती होते हैं आपको बताइए, तो दीन इलाही में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, 15 लोग ही जाते हैं जिसमें से एक बीरबल भी है, बट किसी को फोर्स नहीं करता उस चीज के लिए, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद 1601 में देखते हैं तो इसका लास्ट कैंपेन जो असीरगढ़ का किला है, और ये जो है यहाँ पे ये मीर बहादुर को हराता है ना, रूलर ऑफ खानदेश है, और उसके बाद जो है असीरगढ़ को लगभग कैप्चर कर रहा है, तो इस तरीके से जो है ये वही जो साउथ का दरवाजा जिसको हम बोल रहे हैं वो भी फतेह कर रहा है। 1601 में ये हो गया। अच्छा पेपर के अंदर कई बार जो है ये सवाल आता है कि आप देखोगे जो अजमेर के रूलर है पृथ्वीराज चौहान, वो लास्ट हिंदू किंग है दिल्ली के अंदर 1192 AD के आसपास में, है ना, लेकिन वहीं पर देखिए 1556 में क्या होता है, अजमेर फाइनली केम अंडर द मुगल एम्परर। अब 1556 में आप देखोगे मुगल्स यहाँ पे अपना पूरा परचम फैला रहे हैं और इसको हेडक्वार्टर बना रहे हैं, ठीक है भाई, एक बेस के तौर पे यूज करें जब उनको राजस्थान को फतेह करना है, तो आप समझना कि क्योंकि दिल्ली या अजमेर का जो एरिया है ये एक तरह से उसके साथ लगता हुआ है, और मुगल अगर इसको कैप्चर करके आगे जो युद्ध के लिए अगर इसको पूरी गढ़ बना लेंगे, है ना, यहाँ से फूड सप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे सोल्जर्स सप्लाई हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ये जो है एक सेंटर हेडक्वार्टर बन जाएगा उनके लिए, और ये मुगल्स ने किया आगे पूरे राजपूतान को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक बेस आपको बनाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1605 में अकबर की डेथ होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करता हूं अकबर की, तो आप देखो कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, सूबा थे, ईच सूबा हैड ऑफिशियल्स, हर सूबा जैसे अलग अलग जो है सूबा बना दिया कि ये जो है पंजाब का सूबा है, ये जो है मालवा का सूबा है, ऐसा करके सूबा बना दिया, और वहां पे जो है क्या क्या ऑफिशियल होते थे, दीवान, बख्शी, सदर, काजी, ये सब जो है ऑफिशियल्स वहां पे हर सूबा के अंदर होते थे। अच्छा इसने क्या किया, अपने पूरे पूरे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन करने की कोशिश की, जैसे एक पूरी पूरी प्रोविंस है तो प्रोविंस के अंदर ही इसने क्या बना दिया, परगना बना दिया, सरकार बना दिया, इस तरीके से बेसिकली वही जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पूरी पूरी स्टेट होगी, फिर उसके अंदर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, विलेज देखने को मिलते हैं, ऐसे करके जो है इसने अलग अलग डिवीजन परगना और सरकार की फॉर्म में बना दी। और अगर मैं फौजदार की बात करता हूं तो फौजदार कौन होता था, मिलिट्री कमांडर होता था, जो पूरे के पूरे लॉ को जो है इन पूरे पूरे एरियाज में संभालता था, इसको जो है लॉ का एक तरह से मेन हेड बोल दिया जाता था कि भैया तुम्हें एप्लीकेबल करवाना है पूरे पूरा लॉ। फिर उसके अलावा अगर अमल गुजार की बात करते हैं तो अमल गुजार होते थे लैंड असेसमेंट या रेवेन्यू कलेक्शन वाले, जो पूरी पूरी लैंड को असेस किया करते थे, और फिर देखा जाता था कि पिछले 10 साल में इसमें कितनी खेती हुई, उस हिसाब से जो है उसमें टैक्स लगता था, वो उसको पूरा पूरा कलेक्शन का काम जो अमल गुजार का हुआ करता था। फिर आप देखिए कि एक एक्स्ट्रा टैक्स जो है यानी कि नॉर्मल टैक्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे मुगल्स, ओवर रेगुलर टैक्स, है ना, तो ये होता था अबवाब, ये पेपर में आया है, लेटेस्ट में ही आया है पिछले 2 साल के अंदर, तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये कुछ ऐसे ही हो जैसे आज की डेट में सरचार्ज लगता है, वैसे आप समझिए कि अबवाब होगा उस टाइम का। फिर आप देखिए जो मैंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की। एक्चुअली में आप देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो इन्होंने कोशिश की, आप देखो कि बहुत सारी लैंड होती है, 1 2 3 4। अब ऐसा हो सकता है कि एक लैंड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लैंड जो बहुत ज्यादा बंजर हो। आप मेरे को बताओ कि अगर बादशाह ये बोलते हैं कि मेरे को पूरी लैंड का जो है, पूरी लैंड का कह रहा हूं मैं 1/3 जो है मुझे देना है आपको टैक्स, तो आप मेरे को बताओ कि एक इंसान जो बंजर जमीन बो रहा है, बंजर जमीन समथिंग लाइक 5 साल में उसमें एक बार खेती हो रही है, तो वो इंसान जो है कैसे टैक्स दे पाएगा, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो ये एक दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि हम जो है लैंड को 4 भागों में बांट देते हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन से बन सकते हैं, आप देखो जो सबसे फर्टाइल लैंड है उसको इन्होंने बोल दिया पोलाज, फिर एक होती है पराती, एक होती है चाचर, और एक होती है बंजर। बंजर इसकी समथिंग 5 साल में एक बार खेती हो रही है जिसपे, पोलाज इस समथिंग हर साल जिसके ऊपर खेती हो रही है, लिखा हुआ, ठीक है, पोलाज में जो हर साल खेती होती है, पराती में कि 2 साल में एक बार खेती होती है, पराती में 2 साल में, इसमें हर साल में 1 साल, इसमें हर 2 साल में, चाचर में मोटा-मोटा हर 3 से 4 साल में, और यहाँ पे 5 साल के बाद में, ठीक है, हर 5 साल में एक बार खेती होती है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि लैंड्स को डिवाइड कर दिया गया है ना, और फिर इसके हिसाब से पूरा पूरा सिस्टम जो है चलाएगा। अच्छा इसमें जो है अकबर की हेल्प इसने की थी, राजा टोडरमल ने की थी, है ना, मनसबदारी में भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। आप देखो कि इसको जो नाम दिया गया जब्ती धाशाला सिस्टम भी बोला गया, जैसे धाशाला में क्या था कि ये पेपर में अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है धाशाला के ऊपर ही, कि इसने पूछा है कि धाशाला सिस्टम या तो ये पूछ सकता है कि कब स्टार्ट किया इसने, तो इसमें इनको क्या करना पड़ा, पूरा एक स्टैटिस्टिक्स के लिए ना, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए, जैसे आज के डेट में जैसो टाइप लगे वैसे मान लो कि उस टाइम में जैसो इन्होंने 1580 में अनाउंस कर दिया कि भैया हम जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स बनाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे पिछले 10 साल की असेसमेंट करेंगे उस जमीन की। तो ये पेपर में पूछा था कितने साल की असेसमेंट करते थे, तो पिछले 10 साल की उसकी यील्ड देखते थे, पिछले 10 सालों में कितना इससे जो है फसल मिली है इस जमीन से, फिर उसके आधार पर देखा जाता था अगर ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है तो उसको ज्यादा टैक्स देना है, जिसकी कम है उसे कम देना है, और जिसकी बंजर है तो उनको जो है लोन्स भी प्रोवाइड करते थे। वो लोन्स कौन से थे, टकावी लोन्स थे। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में टकावी के बारे में बताया था, तो टकावी लोन्स जो है एक तरह से उसको जो फर्टाइल करने के लिए ये लोन्स जो है ये दिया करते थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये भी जो है दिया करते थे ताकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रांग हो पाए, और एक तरह से वो लोग जो है और उस जमीन को फर्टाइल कर पाए, बंजर जमीन को भी, ठीक है भाई। तो ये मैंने बता दिया है पूरे पूरे इसका सिस्टम। फिर इसके बाद दिखाता है कनकूट सिस्टम। कनकूट में देखो कि कण का मींस कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, वो हो गए ग्रेन्स, जो आप देखो गेहूं के दाने टाइप मान लीजिए, और कूट का मतलब होता है किसी को कूटना नहीं है ना, इसका मतलब एस्टिमेट करना, यानी कि ग्रेन्स का एक तरह से एस्टिमेट करना। अल्टीमेटली आप देखो कि यहाँ पे अगर कोई पूछे कि लैंड को मेजर कैसे करते थे कनकूट सिस्टम में, तो एक इनके पास क्या होती थी, डंडी होती थी जो कि बनी होती थी बैम्बू स्टिक की, जिसको आप बोलते थे जरीब, है ना। तो जरीब जो है ये पेपर में आ सकता है कि बैम्बू स्टिक जो है उसको क्या बोला जाता था। अब आप सोचेंगे कि बैम्बू की स्टिक ही क्यों रखेंगे, कोई और लोहे वगैरह की रख लेते तो बढ़िया नहीं रहता, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखो कि गर्मियों के टाइम में जो है मेटल्स को अगर हीट करते हैं जैसे तो एक्सपांड कर जाते हैं, और सर्दियों में वही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा कोई मेटल तो ऑब्वियसली बात है कि वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से जो अपनी लेंथ चेंज करता रहेगा, तो वो एक यूनिफॉर्म लेंथ नहीं हुई, यानी कि जो बंदा फिर जो गर्मी में करवा रहा है मेजरमेंट उसको फायदा हो जाएगा, और जो सर्दी में करवा रहा है उसको लॉस हो जाएगा, गड़बड़ है ना। तो इस वजह से इन्होंने बैम्बू स्टिक को रखा कि जो एक यूनिफॉर्मिटी उसकी बनी रहे, ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसी को ही दानाबंदी सिस्टम भी बोल दिया जाता था, अगर कोई पूछ ले तो इसी को ही दानाबंदी बोलेंगे। फिर एक नेक्स्ट जो रेवेन्यू सिस्टम था बताई घाला बख्शी, ये अलग अलग जगह देखो इन्होंने कोई एक एरिया तो कैप्चर किया नहीं है। आप देखो कि इधर बंगाल बिहार को भी कैप्चर कर रहे हैं, नॉर्थ के कश्मीर वाले एरिया को भी कैप्चर कर रहे हैं, है ना, साउथ को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाले को भी। तो जहां पे जो सिस्टम चल रहा था उसी सिस्टम को इंप्रूव करने की इन्होंने कोशिश की बेसिकली। इन्होंने क्योंकि वहां के लोगों को समझ नहीं आएगा ना दूसरा सिस्टम, तो इन्होंने इसीलिए सोचा कि हम वहां पे ना वही सिस्टम चालू करते हैं लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट कर देते हैं ताकि वहां के लोगों को समझ में आ जाए, तो वही इन्होंने कोशिश की है, ऐसे आपको समझना है। बताई घाला सिस्टम में क्या है कि इसमें देखा जाता है प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट वाज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि जो भी खेती करने के बाद फसल हुई उसको इन्होंने एक सिस्टम फिक्स कर रखा था, और ये फिक्स ही था पूरे का पूरा, है ना, कि भैया इतना तो जाएगा बादशाह के पास पूरी पूरी फसल का, और इतना जो है आपके पास रहेगा किसान के पास। तो इस तरीके से होता था। हालांकि इन्होंने एक चॉइस दी थी कि या तो आप बताई वाला सिस्टम यूज करो या धाशाला वाला। धाशाला वाला कौन सा था, वही जो 10 साल वाला है ना, कि 10 साल तक देखेंगे आपकी जमीन में कितना हो रहा है, फिर उस हिसाब से जो लैंड को मान लेंगे कि ये पराती है या चाचर है या पोलाज है या बंजर है, फिर उसके हिसाब से दो। अगर ये नहीं करना है तो फिर सीधा सीधा बताई वाला सिस्टम यूज करो। तो ये ऑप्शन दिया गया था। ये कुछ ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट आज बोलती है कि न्यू टैक्स रेजिम ले लो या ओल्ड ले लो ना, दोनों में से किसी से भी इनकम टैक्स भर दो, वही वाली चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी थी। कहानी समझ में आई है।
पेड़ में बहुत कुछ दे रहे हैं भाई, तुम ध्यान नहीं दोगे तो उसका कुछ हो नहीं सकता, बहुत कुछ डाल दिया है ना, अभी और भी आ जाएगा उसके अंदर। क्या बोल रहे हैं? बुक की बात बिल्कुल एंड में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हरियाणवी भी आवे है, गणिया बोलूँ मैं, है ना, माँ इस बाबली पूछ के आड़ तक भाग जा। और मैंने पंजाबी भी आती है, ऐसी गाल नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी सारी लैंग्वेज सीखी हुई है ना, और ये उर्दू भी थोड़ी थोड़ी सीखी है। तो चलिए मैं इल्तिजा करता हूँ आप सबसे कि थोड़ा मुलाहिजा फरमाइएगा, पता नहीं ज़्यादा जनता सोचे क्या बोलिए। चलो, कानूंगोज जो है, कानूंगोज वर हेरिडिटरी होल्डर्स ऑफ लैंड एंड करोरीज वर ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। तो कानूंगो तो आज की डेट में भी आप देखते हैं, जैसे पटवारी हो गया, फिर प्रमोट कानूंगो बन जाता है, वही वाले जो है ये हेरिडिटरी एक तरह से होल्डर्स थे पूरे पूरे लैंड के, आप ये समझ सकते हैं। और इनकी रिस्पांसिबिलिटी कलेक्टिंग डम्स, यानी कि एक तरह से रुपया जो है उन किसानों से जो है लेना इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी, ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे होती थी उनको क्या बोलते थे, तो इलाही गज थी, और दूसरी यूनिट की बात करें तो बीघा हो गया, महल हो गया, दस्तूर हो गया, ये सब जो है लैंड की मेजरमेंट यूनिट अकबर के टाइम पे होती थी। अच्छा, कोई पूछ ले कि लैंड को ही मेजर करने के लिए एक बैम्बू स्टिक मैंने बताया जिसका नाम था जरीब, लेकिन एक और चीज है रस्सी, एक रस्सी का भी इस्तेमाल करते थे जिससे कि लैंड को मेजर करते थे। अब ये रस्सी का नाम अगर आपको पूछ ले तो आप बोलिए तेनाब है। तेनाब और जरीब में कंफ्यूज मत कर देना, अक्सर लोग जो है तेनाब की जगह जरीब लिख देंगे, जरीब की जगह तेनाब लिख देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा पेपर में। फिर मोनुमेंट्स की बात करता हूं अकबर के टाइम की, तो आप देखिए कि एक तो इसने बनवाया है जोधाबाई महल, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना कि जोधा ने जो है कंडीशन रखी उस हिसाब से इसने उसको महल बनवा दिया कि अपने हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा वेजिटेरियन खाना बनेगा, तुम पूजा पाठ अपने हिसाब से करो, तो ये तुम्हारा साइड होगी, तुम यहाँ से बाहर ना जाओ, है ना, और दूसरी साइड जो दूसरी बेगम बनवा दिया, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर एक इसने ज्योतिष महल बनवाया, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इन्होंने बनवाई है, बुलंद दरवाजा जो कि एक बहुत बड़ा लॉफ्टी गेट है ना, वो इन्होंने बनवाया गुजरात की विक्ट्री के बाद। ये मैं बता चुका हूं, ये पेपर में यही पूछेगा कि किसकी विक्ट्री के बाद, तो गुजरात की विक्ट्री के बाद। और इसके अलावा अकबर के रेन की बात करें तो अपने ही टाइम में जो है इसने हुमायूं का टॉम्ब, अपने ही पापा का टॉम्ब जो है वो बनवाया है, और ये कहां बनवाया है, दिल्ली के अंदर इसने बनवाया है। फिर ही बिल्ड आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट जो है वो अगर आप देखेंगे तो रेड सैंडस्टोन है, जस्ट लाइक लाल किला टाइप हो गया वो। आप जाके देखिए आगरा के अंदर आगरा फोर्ट लाल लाल रंग का आपको दिखाई देगा, लाल किला जैसे होता है वैसे, तो लाल सैंडस्टोन का बनवाया था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि आगरा फोर्ट बताओ कौन से मटेरियल का बना है, तो रेड सैंडस्टोन का बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो जहांगीर महल है वो भी इसने एक डिजाइन करवाया है, और ये जो है हिंदू कल्चर के हिसाब से हिंदू डिजाइन है। फिर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया गोल्ड कॉइंस, और इनको क्या बोला करता था, अशरफी बोला करता था, तेरी पता नहीं क्या अशरफी ऐसा करके गाना भी है ना, तो वही वाला समझिए, तेरी झलक अशरफी, अच्छा ये था, चलो जो भी है। चलो अच्छा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये जोधाबाई महल हो गया, हुमायूं का टॉम्ब हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ही आल्सो बिगेन डेटिंग हिज कॉइंस। डेटिंग कॉइंस का मतलब है कि जैसे कोई पर्टिकुलर एरा चल रहा है तो उसके ऊपर स्टैंप मार देना, जैसे आप देखते हैं ना कि आजादी के 75 साल पूरे हुए तो आजादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव, तो उसके सिक्के आए, वैसे इन्होंने भी अपने सिक्कों पे डेटिंग करना शुरू कर दिया था, जिसको बोलते हैं न्यू इलाही एरा। तो ये देखिए इससे पहले जो है हिजरी एरा चलता था, लेकिन इन्होंने हिजरी एरा को रिप्लेस करके न्यू इलाही एरा की शुरुआत की थी। इसके अलावा आप देखिए कि इसने एक सिटी का निर्माण करवाया था मकसूदाबाद का, बाद में ये मकसूदाबाद वही है जो बाद में बन जाता है मुर्शिदाबाद बन जाता है, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो मैं मनसबदारी की बात कर रहा था कि जो टोडरमल है इसने हेल्प की थी मनसबदारी को करने में, और मनसबदारी एक इन्होंने सिस्टम ही क्रिएट कर दिया था कि भैया आप अगर मनसबदार बन रहे हैं तो आपको जो है कितना जो है पूरी पूरी सेना रखनी, कितनी आपकी सैलरी होगी, कितने आपके पास घुड़सवार होंगे, कितने पैदल सैनिक होंगे, उस हिसाब से जो है मनसब का पता लगता था। बेसिकली मनसब हमें क्या बताता था, तीन चीज बताता था कि आपका रैंक क्या है, सैलरी क्या है और मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे आप देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी लोग यहाँ पे इनके अंडर काम करते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें बहुत सारे सेना को मेंटेन करना पड़ता था, जैसे घोड़े कर लिए और पैदल सैनिक कर लिए, है ना। तो मान लो कि अगर 10 पैदल सैनिक कर रहे हैं तो फिर 20 घोड़े रखने पड़ते थे ताकि बैकअप भी रहे, और फिर घोड़ों के ऊपर जो है शाही मोहर भी लगाई जाती थी। अरबी घोड़े रखना बहुत जरूरी था, ये नहीं है कि कोई कुछ भी किसी भी नस्ल के घोड़े रख रहा है, बेहतरीन घोड़े रखे जाएंगे। और टाइम टू टाइम जो है कि जिसको बादशाह ने बोल दिया, ये ड्यूटी दे दी कि भैया तुम्हें चेक करना है, तो उस आदमी के पास, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास आपको आना पड़ेगा रेगुलर में वो घोड़े दिखाने के लिए, और वो पूरा चेक करेगा, घोड़े का हुलिया वगैरह सब मेंशन होता था कि ये वही घोड़ा है कि नहीं है। इससे क्या होता था कि कोई भी बंदा जो है लो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता था, हाई क्वालिटी की सेना ही रखेगा। ठीक है, तो ये मनसबदारी से हमें तीन चीज़ें पता लगती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे इसी में ही अलग अलग टैग्स हैं, जैसे अमीर उम्दा या अमीर अल उमरा जो है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि 2500 ज़ात रहती थी। ज़ात और सवार इसके अंदर क्या है, दो चीज़ है ना, पैदल सैनिक और घुड़सवार टाइप आप मान लीजिए, है ना। तो जात और सवार जो है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जो मनसब था, मनसब रैंक जो है एक तरह से, ये मनसब समथिंग लाइक कि जैसे आप आज मान लो है ना कि आईएएस ऑफिसर वगैरह हो गए, वैसे ही मान लो कि एक तरह से रैंक है। तो ये जो है हेरिडिटरी नहीं था, ये किसी को भी मिल सकता था। इसके अलावा इसमें जागीर से असाइन हो जाती थी, पूरा का पूरा एरिया असाइन हो जाता था कि इसका जो है पूरा का पूरा तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ही इसको संभालना है और बादशाह को वहाँ से रेवेन्यू देना है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हिंदूज हैं जितने भी इनकी कोर्ट्स के अंदर, मैक्सिमम मुगल्स की कोर्ट्स में आप देखो कि इनको एक पर्टिकुलर रैंक से ऊपर कभी भी कोई रैंक नहीं दिया जाता था। हाँ, अगर आप इस्लाम को कबूल कर लोगे तो फिर जो है आपकी प्रमोशंस हो सकती थी, ये भी एक देखा गया है। हालांकि अकबर ने बहुत सारा लीनियंसी रखी थी, लेकिन ये एक फैक्टर हमें ज़रूर देखने को मिला है। अच्छा, अकबर के ही टाइम में कोई पूछ ले, अगर मैं सिख गुरु की बात करता हूँ तो सिख गुरु कौन से हैं अकबर के टाइम में? सिख गुरु जो है वो है गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव जी। और ये गुरु अर्जुन देव जी हैं जो इन्हीं की ही एक तरह से आप देखिए असैसिनेशन कौन करता है, इसी का बेटा अकबर का आके, है ना। तो वो गर्म तवे पे बिठा रहा है, रेत गिरा रहा है, वो सन की चरसी, है ना। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए अकबर के ऊपर ही कन्फाइंड रहते। तो अगर कोई पूछ ले, है ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है आपका आदि ग्रंथ जो है उसकी उनकी कंपाइलेशन कौन कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, गुरु अर्जुन देव ही कर रहे हैं। तो ये आप उस एंगल से याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद रिलीजियस पॉलिसीज की मैं बात करता हूं अकबर की। तो इसने क्या यूज़ किया, सुलह कुल।
सुलह मतलब आपस में मिलजुल के रहना, है ना। और कुल का मतलब है कि पूरा का पूरा, ये कुछ वैसे ही है, वसुदैव कुटुंबकम, है ना, कि पूरे का पूरी धरती जो है वो अपना परिवार ही है। वैसे ही आप समझ लीजिए कि सुलह कुल, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। यूनिवर्सल पीस को प्रमोट करना जो है इसने इसको फॉलो किया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर इसने जो है झरोखा दर्शन भी इंट्रोड्यूस किया है ना। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो राजा टोडरमल है उसको इसने दीवाने अशरफ या फिर फिनांस मिनिस्टर बनाया था, ये तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ। इसके अलावा आप देखिए कि अगर वर्शिप की बात करते हैं तो इसने दीन इलाही धर्म तो बनाया ही था, उसके अलावा जो है इबादत खाने भी बिल्ड किया था। ये क्या है, एक हाउस है वर्शिप का। यूजुअली देखो कि इबादत खाना शुरू में जो है इस्लामिक लोगों के लिए यानी मुस्लिम्स के लिए ही स्टार्ट किया गया था, और वो यहाँ पे आके बहुत सारा विचार विमर्श कर सकते थे। लेकिन बाद में चल के आगे चल के जो है इसने ये दोनों के लिए ही खोल दिया, हिंदूज़ के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। और ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आया, है ना मुस्लिम्स आने में इंटरेस्टेड थे ना हिंदू आने में, क्योंकि एक हेड है तो दूसरा टेल है, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे वहाँ पे। और ऐसे ही आप देखिए कि 1582 के अंदर 1582 के अंदर नई रिलीजन की जो शुरुआत करा वो कौन सा है, दीन इलाही, जिसको केवल ऐसा बोला जाता है कि 15 ही लोगों ने फॉलो किया था, जिसमें से एक बीरबल भी हैं, और बाकी तो किसी को फोर्स भी नहीं किया इसने। हालांकि दीन इलाही धर्म यही मानता था कि भगवान एक है ना। इस्लाम और हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया बढ़िया जो बातें थी वो इसमें इसने एक साथ इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट चला नहीं। सीधी सी बात है, लोग आप देखिए कि धर्म के मामले में लोग किसी की नहीं सुनते थे, तो यहीं से आपको समझ आ रही होगी, है ना। तो तीसरे धर्म में जाने की कोई उनको वो नहीं था इंटरेस्ट, वो अपने ही धर्म में खुश थे। अब जो 9 रत्नों की मैं बात करता हूँ, आप देखिए एक है फैजी, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीमदास। रहीमदास के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोडरमल के बारे में इतनी देर से हम बात कर ही रहे हैं कि कितनी वो इसकी मदद कर रहे हैं फिनेंस को लेके। और इसके अलावा आप देखिए मुल्ला दो प्याजा, कुछ लोग इसको जो है पनीर दो प्याजा समझ के रसोईया भी बोल देते हैं। ये रसोईया नहीं था, ये एक तरह से इसका एडवाइजरी था, है ना, जो इसको एडवाइस दिया करता था बहुत ज़्यादा। आप समझ लो कि कोई फॉरेन अफेयर्स वगैरह रहे तो उनके ऊपर जो अगर एडवाइस चाहिए अकबर को, तो वैसी वाली एडवाइस जो है मुल्ला दो प्याजा दिया करता था। पनीर दो प्याजा समझ के लोग कई बार क्या करते हैं कि इसको रसोईया मान लेते हैं, तो वो मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा याद आ गया ना, हाँ, तेरी झलक अशरफी, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन ने भी वही चीज़ की थी। बिल्कुल 5th गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, ये आप एकदम करेक्ट कह रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। इसके अलावा देखिए कि एक कुछ लोग जो है हकीम हुमाम को जो है यहाँ पे बोलते हैं कि वो इनके एक 9 रत्नों में से एक है, बट मैक्सिमम जगह पे मुझे ये आदमी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है हकीम हुमाम मत लिखना, फ़कीर अज़ाउद्दीन लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। फ़कीर अज़ाउद्दीन जो है हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं, ये भी एक तरह से इनके एडवाइजरी थे, है ना, जो इनको एडवाइस दिया करते थे। फिर राजा मान सिंह, ये वही है, हरका बाई इनकी बुआ लगती है, तो यानी कि अकबर इनका क्या लग गया, फूफा लग गया। फिर इसके बाद बीरबल है, बीरबल का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, असली नेम इसका क्या है, महेश दास था। और कहाँ मारा गया है ये, कश्मीर के युद्ध में, डेड, ठीक है भाई, ये हो गया। तो कुल मिला के जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। फैजी और अबुल फजल तो है, ये है इनके पोइट्स हैं, तो वहाँ से भी हमें समझ आ जाएगी। तानसेन जो है, तानसेन का असली नाम क्या है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तानसेन का असली नाम है राम तनु पांडे, ठीक है जी। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो राम तनु पांडे हैं, ये आप ही को बताना है मुझे, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनको जो है टाइटल अकबर ने कौन सा दिया है, और तानसेन का टाइटल किसने दिया है, क्या ये भी अकबर ने दिया है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए ये मैं बाद में आपको इसका उत्तर बताऊंगा एंड में वीडियो के, तब तक के लिए आप मेरे को बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। अच्छा आपने प्याज समझ के ही रसोई का समझ लिया। अच्छा ये बोलते हैं हमने आपको नवरत्न के बारे में पूछा तो आपने खाने का ही बता दिया। वो मेरा एक सरकाजम था, सरकाजम नाम का पता है ना शब्द क्या होता है, कि एक मजाक जो सीरियस नोट में किया जाए लेकिन हो मजाक, उसको बोलते हैं सरकाजम। मैं बहुत बार सरकाजम कर जाता हूँ और लोग कई बार लिटरली ले जाते हैं उसको, अरे ये तो सर ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, सरकाजम नहीं समझते, है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। तो देखो अब क्या है, तूतिए हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्या कहते हैं उसको, अमीर खुसरो तो अलग था, है ना, वो अलग है। चलो अच्छा एक चीज़ और ध्यान यार ये अल्टीमेट है बंदे, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अरे तूतिया हिंद उसका नाम नहीं था, ठीक है, उसका नाम नहीं था। हाँ
वो राजा विक्रमजीत ने जो है उसको टाइटल दिया था तानसेन का, और अकबर ने जो टाइटल दिया था वो मियाँ का टाइटल दिया था, ठीक है उसको। बिल्कुल सही है आपकी बात। आप देखिए कि एक हजनामा या हमजनामा भी लिखा जाता है कई बार, तो ये पूछा जाता है कि क्या है, तो ये 1200 पेंटिंग्स की कलेक्शन है। और मैंने आपको जब हुमायूं पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि हुमायूं फारस से जब आ रहा था तो 2 पेंटर्स को भी लेके आया, जिसमें से एक का नाम मैं अभी आपको बताऊं तो कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया, ये रहा, सैयद अली, है ना, मीर सैयद अली का भी मैंने उसमें बताया था। तो अगर अकबर के टाइम में फेमस पेंटर्स पूछ लिया जाए तो कौन कौन से मेन है, मीर सैयद अली, बासवान, दसवंत और केसूलाल। ये 4 जो है बहुत फेमस पेंटर जो है अकबर की कोर्ट में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं पर्शियन पोइट्स अकबर की कोर्ट में देखता हूँ तो अबुल फजल और उसका भाई जो अबुल फैजी, अबुल फजल और फैजी जो है दोनों उसके भाई ही हैं। इसके अलावा तारिक अल्फी और उत्तबी और नाजीर, ये सारे के सारे आपको मेन पॉइंट्स जो है अकबर की कोर्ट में देखने को मिलते हैं। फिर हिंदी पॉइंट्स जो है, हालांकि अब देखो हिंदी पॉइंट्स में अगर बोला जाएगा तो ये इसकी कोर्ट में तो नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से ये तो नहीं बोलना चाहिए कि कोर्ट में, लेकिन कंटेम्प्रेरी है अकबर के, वो है तुलसीदास, कोर्ट में नहीं है उसके, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है, तो कोर्ट में तो नहीं है लेकिन उसी टाइम में है, ये आपको जरूर समझना है। इसके बाद अकबर ने जो है एक मकतब खाना भी बनवाया था, और मकतब खाने का मतलब ये था कि बहुत सारा जैसे टेक्स्ट होता है ना, जो संस्कृत का टेक्स्ट है उसको जो है पर्शियन भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली एक ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट बनवा दिया था जो है मकतब खाना। ये कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बनवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक मैं बहुत खास चीज बताने वाला हूं यहाँ पे, जहां से पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप देखिए कि अबुल फजल जो है ना, उसने अकबरनामा लिखी है ना। आप अकबरनामा आपने सुना होगा और एक आईने अकबरी सुना होगा। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों सेम थिंग है तो आप बोलेंगे कि भैया सेम थिंग नहीं है। ये आप समझो कि एक है यूनिवर्सल सेट और दूसरा है उसका सब सेट। यूनिवर्सल सेट अगर मैं बोलूं तो पूरा का पूरा बड़ी चीज बोलूं तो ये होगी अकबरनामा। अकबरनामा की ही आगे अंदर देखो कि 3 वॉल्यूम बनती हैं, 3 वॉल्यूम बनती हैं, जिसमें से आप देखो कि जो तीसरी वॉल्यूम है उसी को आईने अकबरी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेपर में डेप्थ में क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी मैं बता देता हूं। वो पूछ लेता है कि बताओ इनमें से जो है अकबरनामा की कौन सी वॉल्यूम में अकबर के जो है पुराने पूर्वज जो है एंसेस्टर हैं उनके बारे में लिखा गया है। अकबर के एंसेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, हुमायूं है, बाबर है ना, ये सब है। और या फिर आगे फर्दर भी हुमायूं के भाइयों के बारे में लिख दिया या कुछ और लिख दिया, तो वो सारे उसके एंसेस्टर हो गए। तो कहने का मतलब वो किस में लिखा गया था, वो फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा गया भाई साहब, है ना, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। इसके अलावा अबुल फजल जो है सेकंड वॉल्यूम जब लिखता है तो पेपर में पूछा जाएगा कि अकबर की जो रेन है, कि उसने जो राज किया है, वो कौन सी वॉल्यूम में लिखा गया, तो वो उसने सेकंड वॉल्यूम में लिखा अकबर के राज के बारे में। फिर ये कई बार पूछेगा कि तीसरी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो तीसरी वॉल्यूम का मेन नाम है आईने अकबरी। अब पेपर में इसमें और डेप्थ में भी गया है एग्जामिनर, सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। लोग को लगता है कि शायद मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं, यहां तक नहीं रुका, और डेप्थ में क्या जाके पूछा उसने बोला कि इसके अंदर बताओ थर्ड जो वॉल्यूम है या आईने अकबरी जो है, बताओ कौन सी चीज आईने अकबरी में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आया है भाई, पिछले 2 साल के अंदर आया और ये क्वेश्चन, तो कौन सी नहीं है उसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो है उसके अंदर। कौन कौन सी चीजें, 4-5 चीजें हैं, वो है एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अकबर की, किस में पता लगता है, आईने अकबरी में। दूसरा रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, अभी इतना रेवेन्यू सिस्टम का मैंने बताया है ना, धारशाला वगैरह, तो वो सब यहां से पता लग रहा है। फिर तीसरा आर्मी के बारे में कोई पूछे तो वो भी हमें इस किताब से पता लगता है, आईने अकबरी से। और चौथा ज्योग्राफी का पूछे कि अकबर के टाइम पे ये पूरी का पूरा कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया उसके अंडर था, वो भी हमें यहां से पता लगता है। और 5वीं चीज जो पता लग रही है वो हाउस होल्ड के बारे में लग रही है ना, रोज का इनका रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसके बारे में भी। ये 5 चीजों के अलावा, ये 5 चीजें जो आखिरी लाइन में लिखी हैं, इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो उसको कह देना कि ये आईने अकबरी में नहीं है। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए, जी हाँ याद होनी चाहिए, आया है सवाल, इसीलिए आप देखिए मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट भी लगाया है। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आईने अकबरी को 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखा है। और उसके अलावा आप देखिए कि आईने अकबरी के अंदर जो है ना, गज जो होता है ना, उसको डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं तस्सुज, ठीक है। तो ये अगर कोई पूछ ले, तस्सुज भी पूछा गया है पेपर में, तो मैंने आपको बता दी कि तस्सुज क्या होता है। इसके अलावा देखो कुछ खास चीजें और मैं बताता हूँ। अकबर ने एक टेम्पल भी बनवाया था, और मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा हिंदू धर्म का भी सम्मान कर रहा है। और ऐसे ही आप देखिए कि सिख धर्म के अंदर भी जो है ये 1 साल के लिए आप समझो कि टैक्स भी माफ कर रहा है गुरु अर्जुन देव के कहने पे। तो कहीं ना कहीं सबको पॉलिटिकली खुश रखने की भी कोशिश चल रही है। तो टेम्पल इसने बनवाया है अकबर ने, जिसका नाम है गोविंद देव टेम्पल। ये कहाँ पे, वृंदावन में है। ये एक बहुत रेयर फैक्ट है जो लोगों को नहीं बताया जाता, तो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीशन दे रहा हूँ मैं सारे के सारे कंटेंट को। फिर अगर आप देखिए कि
इसी के टाइम में कई बार पूछ लिया जाता है अकबर के टाइम में कौन सी किताब बिलोंग करती है। तो ये 4-5 किताबें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकबर के टाइम से बिलोंग करती है। एक है मुंतखब अल तवारिख, या फिर इसको कई बार तारीख बदाऊनी भी बोल दिया जाता है। ये अब्दुल कादिर बदाऊनी ने लिखी है ना। हालांकि ये उतने फेमस नहीं हो पाए उस टाइम पे, लेकिन स्टिल आप समझेंगे कि इसी टाइम की है। फिर एक है तबाकत अकबरी, ये किसने लिखी है? ये निज़ामुद्दीन ने लिखी है, ये भी अकबर के टाइम की है। फिर तकमीलाए अकबरनामा, ये इनायतुल्लाह ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखिए कि 2 मेजर कैरेक्टर जो हैं अकबर के ही टाइम पे हुए हैं, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। एक है सूरदास जी, जो कि आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन दूसरा आपको पता है कि जो संगीत में बहुत तेज थे, है ना। तो ये इन्होंने क्या कंपाइल किया है? सुर सागर। और किस भाषा में? ये ब्रिज भाषा में। ये अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। दूसरा रामचरितमानस अवधी भाषा में किसने कंपाइल किया? स्वामी तुलसीदास ने। ये इनके कोर्ट पोइट तो नहीं है, लेकिन इनके ही कंटेम्प्रेरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और कुछ जगह पे बोला जाता है कि मीराबाई की स्टोरियां भी जो है बताई जाती हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं ना, अगर आपको समझना है तो। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दिया। और तानसेन को कौन सा टाइटल दिया था? तानसेन को इन्होंने, अकबर ने जो है मियाँ का टाइटल दिया था। मियाँ दूसरी वाली मत समझ लेना भाई, ये मियाँ है, ये अलग है भाई, करेक्टर है ना हमारी क्लास में। मेरे को पता है कुछ कोई और ही मियाँ के बारे में तुम समझ ले होगे, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कर सकते उनका। ठीक है भाई। बोलते शेख सलीम चिश्ती कौन था? मेरा दादा था, मेरे को क्या पता कौन था। चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है ना भाई? जितने भी लोग हो, बदतमीज हो, इतने लोग देख रहे हो, लाइक तो कर दो कम से कम। हाँ ये देखो, एक ने लिख दिया खलीफा। हाँ तुम आधा शब्द लिख दो, तुम, मेरे को पता है ना तुम्हारी हसरतों का, भरे हुए हैं यहाँ लौंडे अलग से ही, है ना। तो ये देखो अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो कि तुम बड़े ध्यान से जाना। क्या है, जानते हो तुम उसको? ये ना पता कि उधर लौंडा बैठा है या लौंडिया बैठी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने अंदर से भरे हुए हैं, ये नहीं पता कि उधर बैठा कौन हो दूसरी साइड में। तुम ध्यान से जाना। कहते चारों तरफ है सर की नजर। हाँ मेरी नजरें सर तरफ है, मैं देख रहा हूँ तुम लोग क्या हरकतें करते हो यहाँ। कहते मियाँ भाभी। मत बोलो भाई, मत बोलो, कोई बुरा ना मान जाए। कोई पता लगे कि कोई लड़की आ गई क्लास में और सच में उसका नाम मियाँ है, और तुम उसको मेरे पीछे लगा दो कि सर तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे ना, आओ इनके खिलाफ केस करते हैं। अलग अलग आइटम रोज आते हैं ना यहाँ, है ना। तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोल किसी और को रहा होता है, दूसरे को तकलीफ हो जाती है कि मेरे को बोल दिया जी ऐसे ऐसे। नहीं नहीं ऐसे नहीं है। चलो, बिल्डिंग्स जो बनवाई है अकबर ने, वो बनवाई है आगरा फोर्ट, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद फोर्ट और जोधाबाई महल, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये तो एक तरह से, मैं अगर आपको रियल में बताऊं तो ये जोधाबाई महल नहीं है, ये टीम वालों ने ये लगा दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये बिल्कुल, रुको, ये जो एरिया है ना, ये वाला आप देखिए, ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच है। यहाँ पे एक्चुअली में ये रामतनु पांडे बैठा करता था, तानसेन, और राग गाया करता था, और फिर जो दूसरी साइड बैठ के जो है अकबर सुना करता था। तो ये वो एरिया है, इन्होंने थोड़ा गलत लगा दिया, बट आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये तानसेन का वो जो है बैठने वाली एरिया है। कहानी समझ में आ गई तुम्हें? पेड कोर्स में भी कल परसों तक डाल दूंगा सारे का सारा कंटेंट, ठीक है। अच्छा, मियाँ का रिटायरमेंट हो गया है? कहते सब हवस के पुजारी है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आह टमाटर बड़े मजेदार, तुम भी सुनते हो टमाटर वाला? आह टमाटर बड़े मजेदार, है ऐसी ऐसी चीजें सुनते हो तुम लोग, बदतमीजो। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, वेयर वॉज अकबर्स कोरोनेशन डन इन 13th ईयर? यार क्या है ये? अकबर की मृत्यु के बाद अकबर की कोरोनेशन कहाँ की? अब वहां की होगी अल्लाह के पास जाके, है ना, जहाँ पे हूरे बैठी होंगी, वहां कोरोनेशन देवराज इंद्र बना दिया होगा, इसको बैठा दिया होगा। यहाँ अकबर नहीं आएगा, यहाँ हुमायूं आएगा, ठीक है। चलो, ये हमारे वाले भी तो बनाने वाले एक से बढ़ के एक है कैरेक्टर, है ना। वो रात को, पहले तो वो मियाँ वाला देखते होंगे, रात को बैठते होंगे कंटेंट बनाने वाले भी, है ना। तो वो ऐसे ही करते हैं, उनका जो दिल करता है वो कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मैं रगड़ के रखता हूँ कि भैया इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ये देखो इनकी हरकतें, वही चीज़ है। खलीफा देखते रहेंगे तो यही सब करेंगे। चलो। तो अकबर का कोरोनेशन, ये देखो कि लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है, कहाँ हुआ है? तो मैंने आपको आज ही बताया, कलानौर में हुआ, पंजाब के अंदर, है ना। तो एग्जैक्ट जो जगह है कलानौर। एक्सक्यूज मी। बताना है कि कितने क्वेश्चन तुम सही कर पाए। कोई इनकम्प्लीट नहीं है भाई,
4 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवाए हैं पेड कोर्स के अंदर, बाकी के अभी होंगे ना, तुरंत से नहीं दे सकता हूँ मैं बहुत लो से लेके हाई लेवल पे जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे लेवल, है ना। तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं। आप किताब के हिसाब से किसी चीज़ को कंपेयर मत करो, आप केवल एसएससी के हिसाब से कंपेयर करोगे तो किसी भी टीचर में कोई भी दम नहीं है कि भैया इससे ज़्यादा कंटेंट दे दे, है ना। मैंने कहीं ज़्यादा दिया है बाकी हर टीचर से, और उसी से क्वेश्चन भी फंस रहे हैं। तो किताब एक अलग चीज़ है, किताब में तो मैं बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम सोचो कि नहीं पूरी किताब ही पढ़ा दूँ मैं। किताब पढ़ाने के लिए थोड़ी कोर्स बनाया जाता है, कोर्स बनाया जाता है आपको समझाने के लिए चीज़ें, ना कि किताब पढ़ाने के लिए। किताब तो खुद ही पढ़ लो फिर। चलो, अरे कह रहे स्लाइड से आंसर हटाओ, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपने उत्तर बताओ, यहाँ मत देखो ना, है ना। कई जगहों पे नहीं भी देखते हैं तो चल जाएगा, है ना। कुछ लौंडे तो ऐसे भरे होते हैं कि वो लेडीज़ वॉशरूम के साथ बाहर ऐसे बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसे अब क्या मैं बोलूँ, तो इसीलिए मत देखो इधर, किसने बोला देखने को, है ना। उत्तर अपने दो ना तुम लोग, मैं कौन सा उसको देख रहा हूँ। मैं भी तो कई आंसर्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये गलत है, इसका उत्तर ये नहीं है, ये है ना। तो वही चीज़ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि नवरत्न क्या होते हैं, नवरत्न होते हैं खास व्यक्ति, कोर्ट के अंदर खास व्यक्ति जो होते हैं ना, जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, आपके मेन बंदे, उनको नवरत्न एक तरह से नाम दे दिया गया है। जो आपने ऐसे रत्न है आपके पास, 9 रत्न, है ना। तो 9 लोग थे अकबर के पास मेजर, जो उसको हेल्प कर रहे थे। तो आप देखिए कि नवरत्नों में एक, अगर मैं बोलूँ तो रविदास कहाँ से आ गया, अमीर खुसरो तो भैया वो खिलजियों के टाइम के हैं, चंदवरदाई तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम के हैं, 1192 का टाइम याद कीजिए, तो तानसेन यहाँ पे आ जाएगा। अगर पेपर में रामतनु पांडे होता तो भी आप उत्तर मार्क कर सकते थे, और बाकी के नवरत्न भी आपको पता होने चाहिए, सीधी सी बात है। Which Mughal ruler was overthrown by the British and sent to exile in Burma after the revolt of 1857? ये तो बहादुर शाह ही है ना, बहादुर शाह जफर। चलो, इसके बाद क्या है, एक्चुअली में एक सेकंड रुकिए, ये बहादुर शाह 1 नहीं होना चाहिए है, ये बहादुर शाह 2 होना चाहिए, क्योंकि एक बहादुर शाह पहले भी आया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना। तो एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो बहादुर शाह जफर आएगा, ठीक है। ये बताइए, हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात, इसी का ना, इसी का सी होगा, इसका ए नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, इनको मत देखो, इसका ए नहीं होगा, सी होगा, बिल्कुल मैंने भी आपको वही बोला। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के टाइम में कौन था, तो ऑब्वियसली बात है औरंगजेब, दारा शिकोह, बहादुर शाह 1 कहाँ थे यार, आलमगीर 2, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन करना, ऑप्शन एलिमिनेशन। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गॉट क्लासिकल हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो ये आप देखिए कि मकतब खाना किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। तो अकबर के ड्यूरेशन में ये सारे के सारे हो रही हैं चीज़ें। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्परर अकबर। तो अकबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये लेटेस्ट में पूछा गया है, आप देखिए कौन सी सही है। वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर इन 1602, गलत है, 1556 में हुआ है। ही फाउंडेड ए न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, ये तो सही है। अगली भी पढ़ लेते हैं। ही वॉज हाईली एजुकेटेड एंड न्यू मैनी लैंग्वेज, टट्टू आता था उसको, कुछ नहीं आता था, है ना, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं था। ही फॉट एंड वन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल तो भाई साहब अब्दाली का हुआ है मराठाओं के साथ। सेकंड बैटल जीता था। तो ये सारी स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि थोड़े डेप्थ में आ जाते हैं। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ रखा वो नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, जिसने ढंग से पढ़ रखा वो बता देगा। तो ये इसका उत्तर है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट। अगेन देखिए थोड़े डेप्थ वाली चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल लल्लू था, सही कहा। तो अब यहाँ पे बताना है हमें। तो ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, ये तो करेक्ट बात है, सही है। ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज किंगडम। तो बीजापुर सल्तनत के साथ कौन सा युद्ध मैंने बताया है, मैंने नहीं बताया कोई भी आज। आप देखिए असीरगढ़ तक ही गया था, बीजापुर का मैंने कहाँ बताया, नहीं बताया कुछ भी, है ना। और इसके अलावा देखो मैं वापस से आपको मैप भी दिखा देता हूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है आप लोगों को। मैं मैप दिखाता हूँ, है ना, एक सेकंड रुकिए। ये रहा बीजापुर, मैंने नहीं बताया आज कहीं पे भी बीजापुर के बारे में, ठीक है। मैंने ये देखो कि उल्टा बहामनी लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ तक वो नहीं गया है, इससे ही क्लियर है।
चलो, तो ये नहीं है। ही मेड फतेहपुर सिकरी एज हिज कैपिटल, तो बनाया था एक्चुअली इसने 3 बार अपनी कैपिटल को चेंज किया है। पहले आगरा रखा, फिर फतेहपुर सिकरी किया, फिर लाहौर भी किया, फिर वापस से आगरा किया। तो ये 3 बार जो है इसने घुमाई है कैपिटल। वो पिछले वाले सेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो ओनली 1 and 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, डैश वॉज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार। तो मनसबदार का सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्या होता था, ये पूछ रहे हैं। मनसबदार का सबसे लोवेस्ट ग्रेड, इन दोनों में ये भाई जितने भी लोग हो इसका मेरे को बताइए, है ना। ये मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा है कि 100 है या 10 है। ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन है ना। आप लोग कितने लोग देख रहे हैं? हाँ ठीक है, एक सेकंड इसमें भी देख लेते हैं यार। ये वाले का एक सेकंड मेरे को भी क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस वाले में है क्या नहीं है। ये 10 होना चाहिए भाई, है ना। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये 100 नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को ये 10 ही होना चाहिए है जहाँ तक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ 10 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 100 लोग बोल रहे हैं, 100 तुक्का मार रहे हैं। नहीं मैंने आप लोगों को किताब में भी बता रखा है 10 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो उत्तर। फिर वो हो सकता है कि एसएससी, मैं बताता हूँ एक्चुअली में ये क्या है। टीम ने जो उत्तर लिख दिया है ना, कई बार क्या होता है कि एसएससी वाले गलत उत्तर दे देते हैं आंसर की में। ये इन्होंने उन पेपरों से बनाए हैं, ठीक है, पेपरों को देख के। तो कई बार वो गलत उत्तर दे देते हैं, तो ये एक कारण में भी हो सकता है, उस वजह से उन्होंने वही उत्तर मार्क कर दिया हो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ खाना खाना अंडर अकबर। तो अब्दुल रहीम खाना खाना बोला जाता था। तो रहीम का नाम है क्या कहीं? नहीं है, तो फिर बैरम खान उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसका बेटा जो है उसको भी खाना खाना टाइटल दिया गया। हालांकि वो तो इवन हुमायूं ने ही दे दिया था उसको, बट ठीक है बैरम खान को। तो विच पोजिशन अकबर डज नॉट दीवाने आला रेफर। दीवाने आला किसको बोलते हैं? दीवाने आला कह लो, दीवाने अशरफ कह लो, है ना। ये सारे के सारे फिनेंस मिनिस्ट्री हो जाती है। चलो, अकबर फर्स्ट एक्सपीडिशन टुवार्ड्स दक्कन की तरफ जब वो जा रहा है, वो सेंट टू अहमदनगर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंस मुराद। तो ये तो भाई मैंने आज ही तो आपको बताया था, है ना, कि प्रिंस मुराद के साथ जो अब्दुल रहीम खाना को भेज रहा है ना। मैंने आपको जब बताया था कि रहीम जो है वो दोहे तो लिख रहा है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जो रहीम है, सिर्फ आप इन लोग को पोइट मत समझिए, ये लोग युद्ध पे भी जाते थे। इवन बीरबल को भी भेजा जा रहा है, वो वहीं तो मर रहा है कश्मीर में जाके। तो ये मैंने बताया भी था आपको कि पहले जो है, पहले मुराद को भेजता है, और ऐसा बोला जाता है कि मुराद और जो रहीम है इनकी कोई खास नहीं बन रही थी, आपस में कलेश हो रहा था। कुछ वर्जन्स में ये बोला जाता है और कुछ में ये बोला जाता है कि मुराद जो है नशेड़ी है, वो सुन नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है एक तरह से रहीम को रिप्लेस ना करके मुराद को हटा दिया जाता है, और फिर किसको भेजा जाता है? दानियाल को भेजा जाता है, दानियाल को। अब लोग बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, इतनी डेप्थ में क्यों पूछ लिया? और लेटेस्ट में पूछ रहा है भाई, आप देखो MTS का लेवल इन्होंने CGL से ऊपर कर रखा है, क्या कर सकते हैं। अब जो मेरे को बोलते हैं कई बार कि सर आप इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये देख लो ना डेप्थ में मैं क्या डेप्थ में पढ़ा रहा था। आज मैंने सारे युद्धों के बारे में आपको बता दिया है ना, कि किसको कहाँ कहाँ पे हरा रहा है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा ना उत्तर, वहाँ पे पेपर में फिर मुंह देखते रहना एक दूसरे का, है ना, या कुछ और देख लेना जो देखना तुम्हें, बट उत्तर तो नहीं मार्क पर कर पाओगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द झरोखा दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी। तो ये तो अकबर ने ही तो झरोखा दर्शन स्टार्ट किया था। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं वो फैजी नहीं आएगा। कौन बोल रहा है फैजी? फैजी नहीं है यहाँ, अब्दुल रहीम खाना है। फैजी कहाँ से आ गया भाई? विच वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आईने अकबरी। ये देखो, ये लेटेस्ट में पूछा, और पिछले साल का अगर देख लोगे तो उन्होंने और डेप्थ में पूछ रखा है आईने अकबरी के बारे में। मैंने बोला ना वो 5 चीज आपको याद रखनी है, ज्योग्राफी, हाउस होल्ड याद कीजिए, मैंने आर्मी के बारे में बता रखा है, वो सब बता रखा है ना। तो आईने अकबरी को अकबरनामा बोला जाता है। डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। अच्छा, ये देखो इस बार इन्होंने वही क्वेश्चन, एक्चुअली इससे पिछले साल 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो उसने इन चीजों पे पूछ लिया था कि बताओ इनमें से कौन सी चीज जो है आईने अकबरी में नहीं लिखी गई है। इस बार उल्टा करके पूछ लिया, इसने बोल लिया कि बताओ आईने अकबरी कौन सा वर्जन है, कौन सी वॉल्यूम है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने ये क्वेश्चन देखे भी नहीं, मैं पहली बार आपके सामने देख रहा हूँ ये क्वेश्चन। मैं तो कंटेंट के बाद सीधा क्वेश्चन पे आ गया हूँ, है ना। तो आप देखिए कि ये 3rd है। मैंने आपको 3 वॉल्यूम बताई थी, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। इसमें जो है एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है, बताया मैंने आज ही आपको। इसमें जो है उसके अकबर के रेन के बारे में लिखा है, राज के बारे में लिखा है, और तीसरे में जो है ये सारी की सारी आइटम लिखी हैं, 5 आइटम लिखी हैं। ये बताया नहीं आज आपको मैंने। चंदन एक बारी मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। और किताब जो होती है ना 8 से 9 दिन में कम से कम आती है, 1-2 दिन या 4 दिन में नहीं आती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
अखिल, आपका आपने शायद मेरे को व्हाट्सएप किया है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई भी मिला है और आपकी किताब का हल मैं करवा दूंगा, मैंने भेज दिया है आगे आपका, ठीक है। अब परेशान मत हो, आपका आपने मेरे को व्हाट्सएप किया है ना, तो मेरे को याद है, मैंने इसीलिए बोला, आपका नाम देखते ही मैंने बोल दिया है उनको, वो करवा देंगे आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स दैट सेपरेट टू द नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी वाज नॉट मेंशन्ड इन आईने अकबरी इन द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न लिस्ट ऑफ इंडिया। इनकी ऐसी की तैसी क्वेश्चन देखो कितने अजीबोगरीब से पूछ रहे हैं भाई, ये क्या सेंस बैठती है। आप देखो एमटीएस का पेपर इन्होंने आईएएस लेवल का बना दिया है, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी डेप्थ में तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, आप क्यों करवा रहे हो। अब तुम्हारे सामने भाई है, ये देखो कैसे अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये अभी के है लेटेस्ट के लोग, आज आपको जो है अभी भी पुराना माल पढ़ा रहे हैं, है ना, कि टाइम बदल गया माल पुराना पकड़ा रहे हैं, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अब ये नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को कि भैया अब जमाना बदल गया, ये देखो कैसी कैसी अजीबोगरीब सी चीजें पूछ रहे हैं, क्या करें भाई। तो इसमें जो है आपको देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। ये 3 फसलों की बात हो रही है ना, जबकि इनमें से ओड जो लग रहा है वो तंबाकू ही लग रहा है, तो इसलिए भी आप इसको उत्तर मार्क कर सकते थे। In the year of the coronation of Akbar, who among the following was designated as the वकील of मुगल किंगडम। तो जिसको खाना खाना टाइटल भी दिया गया था, तो खाना खानन जो है वो आपका बैरम खान हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल रहीम को मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे वकील लिख दिया गया है। खाना खाना टाइटल अगर अकेला लिख देते तो आप अब्दुल रहीम और इसमें कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ तो भैया वकील लिखा है ना साथ में। तो बैरम खान की रिजेंसी चली थी, है ना, उसने राजपाट चलाया था, याद है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका। अच्छा, चंदन कह रहे हैं मैंने भी व्हाट्सएप किया, बिल्कुल एक बार आप मेरे को भेज दीजिएगा, है ना। अच्छा, एक फ़नी भी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो कि इतनी इतनी तो ये रानियाँ रखते थे, है ना, और कई बार ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये मरा कैसे था अकबर। तो हालांकि टेक्स्ट में तो लिखा डायसेंट्री से, लेकिन कई बार ये भी नहीं पता लगता, इनको पता लगे कोई गुप्त रोग लग गए, है ना क्योंकि इतनी इतनी तो वो रखी होती, तवाए पे रखी होती, तो वो भी कुछ कन्फर्म नहीं होता। बट ये मैक्सिमम टाइम पर यही बोल देते थे कि इसको डायसेंट्री लग गई, ये चरस से मर गया, ये गांजे से मर गया, ऐसे ऐसी भी आइटम थी, है ना। तो अब वो कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, क्योंकि ऑफिशियली जो है ये एकदम क्लीन चीजें ही लिखा करते थे। इसके बाद देखिए कि ऑफिसर्स नोन एज दीवान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ मुगल एम्परर ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो देखो दीवान को मैक्सिमम टाइम जो है हम फिनेंस से ही जोड़ के देखते हैं, है ना। तो यूजुअली दीवान अशरफ भी मैंने आपको बोला है, तो ये जो है फिनेंस का ही है। बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ वॉज बिल्ट इन विच ईयर 1784 बाय। तो ये जो है नवाब आसफ उद्दौला ने, और आप देखो कि सिर्फ बड़ा नहीं, मैंने छोटा इमाम बाड़ा का भी पूरा का पूरा किताब के अंदर, ये जो हमारी बुक है ना, इसके अंदर आप खोल के देखिएगा, मैंने सारे के सारे बाड़ों के बारे में बताया है, छोटा बड़ा, है ना, जितने भी हैं। तो आप चेक कर लेना एक बार, है ना। चलो इसमें तो मैं तो क्या ही दिखाऊं, आप खुद ही देख लेना इसमें से। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल रूल। तो मुगल रूल के बारे में बतानी है। ये बोला मनसबदारी सिस्टम जो है, ये देखो एमटीएस के पेपर का जब मैं लेवल देख रहा हूँ ना, तो सीजीएल से कहीं ऊपर का लेवल बना रखा है इन्होंने, बहुत ही टेढ़े क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब ये समथिंग लाइक कि आप मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हमें डेप्थ में ही चीज़ें पढ़नी है, हमें बाकी लोग की तरह नहीं करना है। बाकी लोग आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं तो आप फिर पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। चलो, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। ठीक है, एक हमारे माइंड में ये क्लियर है, ये तो है ही है। इसके अलावा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन 1556, ये भी ठीक है, क्योंकि सेकंड बैटल इसके टाइम पे लड़ा गया है। महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, ये गलत है, क्योंकि बाबर के साथ कंटेम्प्रेरी इन्हीं के मतलब ये महाराणा प्रताप किन के वंशज जो है, राणा सांगा के, है ना। तो बाबर का लेना देना राणा सांगा के साथ है, तो ये गलत है। पहले तो सही लग रहे हैं, तीसरा गलत लिख रहा है, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ पे है। बोथ 1 और 2 ये रहा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। पंचमहल ए पैलेस इन फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर। तो ये किसने बनवाया, तो अकबर ने ही बनवाया है। फतेहपुर सिकरी का मैक्सिमम लेना देना देखो, पंचमहल पता हो ना पता हो, लेकिन जब फतेहपुर सिकरी लिखता है वहां से क्लियर है कि अकबर के बारे में ही बात होनी तय है। थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है चीजों को लेके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अकबर टू लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी विच वाज फॉट इन 1576। किसको भेजा था, राजा मानसिंह को भेजा था। सीधी सी बात है भाई, कहाँ है राजा मानसिंह, ये रहा। द बुलंद दरवाजा वॉज द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय अकबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। तो भाई बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में बनवाया है, और कौन किसको हरा के, गुजरात को हरा के। ये आप दिखाना, यहाँ लिख देता हूं मैं, आफ्टर डिफीटिंग गुजरात। आफ्टर द डैश ऑफ हकीम मिर्जा, काबुल वॉज एनेक्स्ड बाय अकबर एंड गिवन टू राजा मानसिंह एज जागीर। तो भाई ये तो
मैंने आपको बताया ही है कि राजा मान सिंह को इन्होंने एक तरह से मोटा मोटा जागीरदार कहाँ का बना दिया था, बिहार बंगाल वाले एरिया का, है ना। अच्छा ये तो काबुल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काबुल वाला जो है ना, काबुल में आफ्टर द डेथ ऑफ हकीम मिर्जा ही होगा, ऑब्वियस बात है। ये तो ऐसा लग रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये जीके का क्वेश्चन कम और इंग्लिश का फिलअप ज़्यादा लग रहा है ना, आफ्टर द डेथ। ये देखो ना आप ऑप्शन देखो कि कैसे कैसे से हैं। चलो ठीक है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हकीम मिर्जा तो अकबर ने जो है राजा मान सिंह को वहाँ का जागीर दे दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज मेंबर ऑफ नवरत्नाज ऑफ अकबर, तो ऑब्वियस सी बात है तानसेन की ही बात हो रही है, अमीर खुसरो नहीं है। लोग अक्सर अमीर खुसरो से कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप लोग बता रहे हैं। करंट अफेयर का भाई सीधे पीडीएफ देता हूँ, उसी से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, है ना। एंड में जाके एक पीडीएफ देता हूँ हमेशा आपको हर साल, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर का एक बना तो लिया है मैंने, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा कि मैं जल्दी से उसकी मैराथन बना दूँ, टाइम के ऊपर है सारे का सारा, है ना। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन, तो ये जो है आप फतेहपुर सीकरी के अंदर देखते हैं, है ना। और एक गोविंद देव वाला टेम्पल भी मैंने आपको अकबर के टाइम का बताया है। चलो तो ये मुद्दे की बात है कि ये लगभग सेम या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को आगे भी मिल सकते हैं और डीप में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और डीप स्टडी के लिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट तो कवर करवा दिए, और ये फ्रेश कोर्स बन रहा है, ये कोई पुराना कोर्स नहीं है। तो कई बार बच्चे को लगता है कि नहीं सर ये आपने कंप्लीट नहीं करवाया। कंप्लीट कहाँ से होगा, जब मैं अभी चला रहा हूँ इस कोर्स को, अभी चल रहा है ये कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाएगा। नाम है जीके का रामबाण 2.0 बैच, प्री प्लस मेंस के लिए है। और साथ में आप देखिए कि इसके अंदर हम जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं पिछले सारे सालों के, जैसे टेक्स्ट बुक का पास होता है वैसे ही इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया वो पास, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वो पूरा का पूरा पास भी इसी के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते